इसी तरह से बातें आप कहेंगे कि सर हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था साथ संबंध रहा है ये आपको हमेशा से देखने को मिलेगा। क्योंकि आप पड़ोसी देशों के साथ आप देखेंगे, हम कल भी बात किए थे, नेपाल के साथ हम माटी बेटी का रोज रिश्ता कहते हैं, है ना, बेटी रोटी का रिश्ता कहते हैं। हमारे यहाँ की कई लड़कियां वहां शादी हो चुकी है और यहाँ हमारे लोग का बॉर्डर क्या है, आसपास में फ्री है। तो बेटी रोटी का अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आपको सबसे बड़ा चीज यही समझना है। दूसरी बात हम कहते हैं, हमें भूटान जो हमारा पड़ोसी है, हाँ थोड़ा भूटान के साथ हमने क्या है कि अपना सीक्रेसी और अपना गोपनीयता बना के रखा है। कारण ये है कि इसलिए क्योंकि भूटान जो है ना वो भरोसेमंद देश नहीं है, इसलिए क्योंकि वो चाइना के बहकावे में बीच बीच में आते रहता है और चाइना उसको क्या करता है, टेम्प्ट देते रहता है। इसके अलावा हम कहते हैं चाइना के साथ भी हमारे साथ रिश्ते, लेकिन कुछ फ्रिक्शन हमेशा रहते रहते हैं। हमारे भरोसेमंद रिश्ते में रसिया बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारे साथ, जो हमेशा से इन्होंने मदद करा है। चाहे 1962 का चीन का युद्ध रहा हो, 1971 का युद्ध रहा हो पाकिस्तान के साथ, कई युद्ध मामले में हमको इन्होंने मदद करा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप क्या देखेंगे, किस प्रकार का प्रकृति और किस प्रकार के स्वरूप को आप ढूंढेंगे, ये आपको कहना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात समझाने के प्रयास कर रहा है। अब देखिए ऑप्शन पढ़िए, कहता है सर यहां पर जो है मुख्य रूप से आर्थिक, भैया आर्थिक रूप से संबंध से थोड़ी कुछ हो सकता है। आपको पहले वहां व्यवहारिक संबंध स्थापना करना होगा, एक देश के राजा को दूसरे देश के राजा के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना होगा। दूसरा कहते हैं राज्यों के बीच शक्ति का संबंधों का अध्ययन। यहाँ राज्य मतलब ये नहीं समझना है भारत, झारखंड और बिहार, यहाँ राज्य का मतलब आपको समझना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात करते हैं। विशेष रूप से मानवीय हस्तक्षेपों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है किसी पे मानवीय हस्तक्षेप हम करेंगे। तीसरा हम कहें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन तक सीमित हम करें, ऐसा कोई बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन हम सीमित, पढ़ने से क्या मतलब होता है। तो आप कहेंगे सर राज्यों के बीच शक्ति संबंध, चाहे वो आर्थिक समझौता हो, चाहे वो राजनीतिक समझौता हो, चाहे वो आपका जो है आपके राजनीतिक समझौता हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, संप्रदाय क्या कहते हैं उसको, सद्भाविक, मतलब हर प्रकार का रिलेशंस आप इसमें बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे तो ये कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अगर आप ये विचार समझ गए होंगे मेरा, तो कई प्रश्न आपके देखिएगा आगे बन जाएगा, कई प्रश्न आपके बन जाएंगे। आगे बढ़िए, इसका आंसर आपने देख लिया कि सर ये प्रश्न हमारा यहाँ पर आएगा। आइए दूसरा प्रश्न हम आपको दिखाते हैं, और अगर आप हमारे ऐप के साथ इनरोल होना चाहते हैं तो हमारे साथ यहाँ पर इनरोल होइए, इस नंबर पर आप अभी फोन करिए और विशेष छूट का आप लाभ ले सकते हैं। और आज भर हमने आपको विशेष छूट, हमारा कोड अगर प्रयोग करते हैं तो आपको 10% ऑफ, ये आज भर हमें एप्लीकेशन से मिला है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो 10% ऑफ, यानी सीधे सीधे आपको जो 299 दिख रहा है उसमें आप 10% करिएगा तो लगभग 2700 रुपये में आज भर ये कैप आपको कोर्सेस मिल जाएगा। वहां पर हमारा कोड को अप्लाई कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। सर किशोर मंडल सर से ही डायरेक्ट बात हुई थी, तो आपको सर जो वहां कॉल उठाएंगे वो आपको इनरोल करा देंगे। तो ये 12 बजे तक आज अवेल होगा, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, और दूसरा प्रश्न ये स्क्रीन पर आपका आ गया, ये लीजिए दूसरा प्रश्न हमने आपके पास स्क्रीन में लगा दिया जी, लीजिए दूसरा प्रश्न आपके बीच लगा दिया। आइए लीजिए दूसरे प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया या नेट में पूछा गया, जेआरएफ में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए कौन सा दृष्टिकोण राज्य व्यवहार मानव में स्वभाव और स्वार्थ की भूमिका पर जोर देता है, ध्यान रखना है। कल ही बात हम लोग इस पर कर रहे थे कि एक यथार्थवादी विचारधारा होता है, याद रखिएगा। यथार्थवादी कहने का अर्थ होता है रियलिस्टिक, रियल है ना, रियल की बात करते हैं, रियलिस्टिक की बात हम करते हैं। जब यथार्थवादी विचारधारा की हम बात करेंगे तो हम आपसे ये बात करेंगे, सर देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जाइएगा और सोचिएगा कोई ऊपर से कोई कानून हम पढ़ के जाएं और यही कानून के साथ आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे, तो ये नहीं चल सकता है। प्रधानमंत्री जी अभी दूसरे देशों की यात्रा पर हैं और उस देश में वो सोचेंगे घाना गए हैं तो घाना के राष्ट्रपति के साथ पहले ही दिमाग बना के जाएंगे कि मैं यही डील करूंगा, वो नहीं हो सकता है। हम पहले अपने विचार, अपनी आइडियाज, अपनी सारी चीजों को पहले, कहता है ना दिल मिले तो सब कुछ मिले, पहले दिल तो मिलाना पड़ेगा। मतलब कहने का अर्थ है आइडियलिस्टिक तो नहीं हो सकता है,
उदारवाद भी कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए। उदारवाद का मतलब ये होता है कि हम दूसरे के लिए रास्ता खोल दिए। यहां कह रहा भूमिका पर कौन जोर देता है, तो यहां पर रियल की बात देगा, सीधा सीधी बात, रियलिस्टिक की बात कर रहा है ना। चलिए एक बार शेयर भी कर दीजिए सारे लोग, तो ये बात आप शायद समझ गए होंगे। दूसरा का आंसर ये होगा, पहले भी हम आपसे बता चुके हैं। आइए अगला प्रश्न हम आपसे, तीसरा नंबर का प्रश्न अगर हम आपको डिस्कस करवाएं, तो तीसरा नंबर का ये प्रश्न आप लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है, याद रखिएगा। ये सब प्रश्न जो जितने भी प्रश्न मैं दिया हूं, वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहां से कुछ प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है स्वतंत्रता के बाद से भारतीय विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। ठीक है, विदेश नीति अभी मैं बात कर रहा था कि भारत भी हमेशा से, आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि विदेश नीति जो फॉरेन पॉलिसी है भारत का, विदेश नीति में सबसे अच्छी संबंध हमने आपको कहा रसिया के साथ है, फिर नेपाल के साथ है हमारी अच्छी। देखिए खराब किसी के साथ नहीं है, हमने तो पाकिस्तान के साथ भी अच्छा किया है। हमारे प्रधानमंत्री तो उनके प्रधानमंत्री के बर्थडे में डायरेक्ट प्लेन को मोड़ दिए, आना था इधर चले गए उधर, बोला भैया थोड़ा सा रिश्ता सुधारते हैं। लेकिन उसको पचता ही नहीं है, तो क्या करोगे? वो नल्ला को, उसको पचता ही नहीं है, उसको हजम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे संबंध कभी सुधर ही नहीं सकते। हमने तो बहुत प्रयास किया सुधारने का कि भाई तुम सुधर जाओ, लेकिन उसके पीछे का भी बहुत लॉजिक है, आखिर वो क्यों नहीं सुधर रहा है, वो सब हम लोग आगे डिटेल्स जब क्लास करेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। अब यहां पूछ रहा है ऑप्शन में, महाशक्तियों के साथ क्या सैन्य गठबंधन में हम शामिल होना चाहते हैं? सिर्फ सैन्य में शामिल होने से क्या मतलब है, बताओ? मिलिट्री में क्या करोगे सिर्फ सेना यहां पर कि हाँ चलो महाशक्ति रशिया के साथ हम सेना में शामिल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा सिर्फ थोड़ी कर। वैश्विक पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, या फिर रणनीतिक स्वायत्तता और कूटनिरपेक्षता पर भाग लेना चाहते हैं, या किसी वैश्विक साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं? ये तो आप एक ही है कि हम ये थोड़ी चाहते हैं कि दुनिया का किंग बने, वैश्विक साम्राज्य बनाना चाहते हैं, ये तो होगा नहीं। दूसरा महाशक्ति वाला भी नहीं होगा। अब आप दो ऑप्शन में आके अटके हैं, लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग। दिलीप जी देखिए बहुत अच्छा जवाब दे पा रहे हैं आप, क्यों पता है? आपने प्रश्न समझने का जो भाव है ना वो पकड़ लिया है। ये कल और आज के क्लास में आप लोगों ने जो भाव पकड़ पाया ना, इससे आपके कई प्रश्न बन जा रहे हैं और बन जाएंगे। तो आपने खुद कह दिया कि सर रणनीतिक स्वायत्तता और कूटनिरपेक्ष, कल हम बात आपसे किए थे कि 1961 के आसपास में भारत ने क्या कूटनिरपेक्ष की नीति अपनाया। पूरी दुनिया जब द्वितीय शीत युद्ध के दौर में चल रहा था, शीत युद्ध के दौर में लड़ रहा था, उस समय भारत बांग्लादेश जैसे देश जो हाल फिलहाल में अभी क्या हो रहा था, आजाद हुआ है, वो देश क्या कर रहा था? वो देश कर रहा था प्रयास इस बात का कि शांति रखे, हम कूटनिरपेक्ष मतलब किसी एक गुट में ना जाएं, ना ही किसी इस शक्ति के पास ना ही इस शक्ति के पास, ऐसी दिशा में जाएं जहां शांति की बात करता हो, जहां अपनी विकास की बात करता हो। नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट की गठन हमने 1961 के आसपास में करा। यही है गुट निरपेक्षता की प्राप्त करना चाहते हैं हम, नॉन अलाइनमेंट की बात हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो डेली आप हमारे साथ जुड़िए, और जुड़िएगा तो निश्चित रूप से आपको हम उस लेवल में तैयार कर देंगे कि आप जो है अपने आप में कॉन्फिडेंट होने लगिएगा कि इस बार मेरी तो सिलेक्शन पक्की है। 221 में आना है आपको, याद रखिए 221 में आने के लिए आपको कठिन मेहनत तो करना होगा, लेकिन सिर्फ मेहनत से आपको सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कई बार कहा, आप अगर चाहते हैं बेहतर सिलेक्शन तो आपको अपना दिमाग, थिंकिंग, थॉट्स वो बदलना पड़ेगा बाबू, याद रखिए। क्वेश्चन को पढ़ के समझने का नेचर आपको बदलना पड़ेगा। कहता है कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत की विदेश नीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है? देखिए अब जवाब दीजिए इसका। सुमित्रा जी वेरी गुड इवनिंग, जोहार बाबू, बहुत स्वागत है। चलिए आ जाइए, चौथे नंबर प्रश्न में आप आए हैं, कोई बात नहीं, बताइए प्रश्न का जवाब दीजिए। कल हमने आपका ब्रेन को, आप सबका ब्रेन को थोड़ा अलग दिशा में खोलने की प्रयास किया था, समझ बनाने के प्रयास किया था, और आज उसी के अगले टॉपिक्स का सवाल हम आपको लेकर आए हैं जो कुछ रह गए थे। और जैसे मैंने आपको शुरू का 5 टॉपिक्स करा दिया था, अभी 5 टॉपिक और बचा हुआ है, तो आज मैं आपको कराऊंगा कि सभी टॉपिक्स से देखो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आप सॉल्व कर पाते हैं। अब आप सब जवाब दीजिए इसका, है ना? जवाब इसका बहुत आसान है, अब आप खुद सोचिए। भारत के मानचित्र से थोड़ा सा आइए। कहता भौगोलिक स्थिति हमारी विदेश नीति को
महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, खास करके उसके पड़ोसियों के साथ। तो क्या सहारा डेजर्ट हमारा पड़ोसी है? नहीं, सिंपल सी बात है। क्या ग्रेट बैरियर रीफ कहां है पता है? ये ग्रेट बैरियर रीफ यहां है, सॉरी यहां कहता हूं, ये मैं वर्ल्ड का मैप बनाता हूं तब आपको समझ में आएगा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। वर्ल्ड मैप बनाता हूं जी, अगर मैं कहूं, है ना, यहां अगर हम यहां कहें तो ये दक्षिणी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका महादेश है, और अफ्रीका महादेश में ये ग्रेट बैरियर रीफ यहां पर है, ये जगह पर। ये कहा जा रहा है कि ये एक दूसरे से कट रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ मतलब हो गया ये कट रहा है, और ये कट के ज्योग्राफी में इस चीज को पढ़ते होंगे, धीरे धीरे अलग हो रहा है। तो इससे हमको इससे क्या लेना देना है इतना दूर से? इससे हमको क्या लेना देना है? यहां तो होगा ही नहीं। अब आइए अमेजोन वर्षावन, अमेजोन कहां पर है आप सब जानते हैं, अमेजोन वर्षावन इधर है ना, अमेजोन वर्षावन। तो अमेजोन से भी क्या लेना देना? आपको पड़ोसी कहा है, तो पड़ोसी तो साफ यहां पर दिख रहा है आपको, है ना। दास जी क्लियर हो पाए बाबू? यहां पर दिलीप बहुत अच्छे, देखिए इनका एकदम कंसेप्ट आ गया उस पिक पर, इनका कंसेप्ट आ गया उस पिक पर। सुमित्रा जी आप क्लिक करिए जल्दी से, है ना। अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो हमारा है ही नहीं पड़ोसी, ये तो है ही नहीं पड़ोसी, ये है ही नहीं पड़ोसी। प्रश्न का तो आप यहीं से पकड़ लिए थे, है ना, आपने प्रश्न यहीं से पकड़ लिया। और आप कह रहे हैं यहां पर हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत पर आइए दिखाते हैं हम आपको क्या है हिमालय पर्वत पर। ये हमारा हिमालय, अब मैं भारत बनाऊं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देखिए भारत को बनाइए, इंडिया को बनाइए, इंडिया को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये हमारा हिमालयन रेंज है। तो हिमालय में हमारा चाइना और नेपाल, भूटान, इन सब के साथ रिश्तों को मजबूत करने में कौन हमको करता है मदद? बता दीजिए, सब लोग आगे चलिए। बिल्कुल सही, एकदम आपको मैं कह रहा हूं, यू विल बी एबल टू सॉल्व, आप सॉल्व करने लायक हो जाओगे, 100% हो जाओगे, मैं इसकी गारंटी आपको देता हूं। बने रहना हमारे साथ लास्ट तक। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और अगले प्रश्न हमारे पास ये रहा। अगला प्रश्न ये लीजिए, शिमला समझौता, बहुत महत्वपूर्ण समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी और आपके जुल्फिकर अली भट्ट पाकिस्तान से, दोनों व्यक्ति ने समझौता पर साइन किया। जो लोग लेट जुड़ रहे हैं प्लीज वहां जाकर के आप उस लिंक को क्लिक करके आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करके आप उसमें ज्वाइन कर दीजिए, ताकि इसका पीडीएफ भी आपको वहां जाता ही रहेगा, सारा चीजें मिलता रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं शिमला समझौता 1972 में, जब आप जानते हैं 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। ध्यान से समझिएगा इस बात को, है ना। ये जो है यहां बांग्लादेश है, और ये क्या है, यहां पाकिस्तान है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान शुरुआत में जब 1947, है ना, 1947 की जब हम बात कर रहे थे, तो भारत में आपको पता है 2 देश का विभाजन हुआ, लेकिन देखेंगे तो 3 सीमा का विभाजन हुआ। भारत में जो विभाजन हुआ 1947 में, उसमें जो रेड क्लिफ है, और उसने 2 लाइन खींच के गया। लेकिन उससे पहले जिन्ना ने कहा कि भाई मैं भारत में नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि भारत एक बहुसंख्यक देश है, जहां पर हिंदू बहुत है, मुसलमान कम है, मेरे साथ टॉर्चर होगा, मेरे साथ शोषण होगा। ऐसे में हमें पाकिस्तान एक अलग शब्द देश दीजिए, जहां पर हम मुस्लिम सेफली से रह सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। तो कहा गया कि इधर वाले इधर चले जाइए, और इधर वाले इधर चले जाइए, मतलब 2 पाकिस्तान बना। इधर है इसलिए ईस्ट में, इधर है इसलिए वेस्ट पाकिस्तान में आपके चले गए। 2 पाकिस्तान बना, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन ये वेस्ट पाकिस्तान को देखिए कितना दिक्कत है, इसका जो हमेशा से कैरेक्टर ठीक रहा नहीं। कोई भी समस्या होता था तो ये यहां से जाते थे अपने राजधानी में, यहां पर मांगने, क्योंकि भारत से तो जा नहीं सकता इधर से, क्योंकि लक्षण ठीक तो है नहीं लोग का, जो भारत से सुधार मांग ले कर ले, लोग भारत से आशा कर ले, तो जा नहीं सकता इधर, तो जा नहीं सकता था, तो कोई भी इधर का, तो इधर के लोग भी खूब परेशान होते थे। अभी आपने नाम सुना होगा, जो वहां के एक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान साहब, और वहां के लोगों ने यह आंदोलन करने शुरू कर दिया जब पाकिस्तान यहां से बना, तब से ही, कि नहीं हम अलग देश रहेंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे मिलकर के, आपको हम अपने नेता, अपने सरकार, अपने देश में नहीं मानेंगे।
लेकिन पाकिस्तान ने अपने बंदूक और गोले के दबाव पर इसको दबाता रहा हमेशा से, और दबाता रहा। साथ ही साथ भारत के लिए यह टेंशन भी था, बहुत बड़ा टेंशन था, बहुत बड़ा दर्दनाक था, बहुत बड़ा परेशानी की बात था। परेशानी यह था कि भारत जो है इधर से भी परेशान आतंकवादी घुसा देता था, इधर भी घुसा देता था। तो भारत भी सपोर्ट चाहता था, भारत भी चाहता था कि यह अलग हो जाए, वही ठीक रहे। तो शेख मुजीबुर रहमान साहब जो आंदोलन कर रहे थे उसमें भारत की भी भूमिका था कि भाई सपोर्ट करे। अब भारत के लोगों ने कहा था कि देखो जी आंदोलन करते रहो तुम लोग, मौका देख के हम तुमको चौका दे देंगे, साथ दे देंगे, तुम जो है सो धड़ाधड़ इतना पीटना इन लोगों को फिर दोबारा हिम्मत ही नहीं कर पाए। बात आई 1971 का। अब आइए 1971 का समय आते हैं, ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। 1971 में आया, और इन 1971 में हुआ क्या, इधर से इन्होंने जैसलमेर क्षेत्र में इन्होंने आक्रमण कर दिया 1971 में। और आप जानते हैं यही जैसलमेर क्षेत्र में हमारे अल्बर्ट एक्का साहब जो फिरायलाल रांची चौक पर मूर्ति लगा हुआ, उसी में इन्होंने वीर गति प्राप्त किया था। अल्बर्ट एक्का साहब ये और जो लोग हैं इन लोगों ने रोके रखा, पूरा का पूरा एकदम कंट्रोल कर रखा, पूरा का पूरा जो है सो इधर घुसने ना दिया। लेकिन वो बालुई स्थल है ना, बहुत बॉर्डर, बहुत पेचीदा बॉर्डर है वहां पर, आप देखिए बहुत खतरनाक बॉर्डर है वहां। ऐसी स्थिति में, इस कंडीशन में यहां पर यह हुआ कि इधर इसने सोचा हम बजा के रखें, सोचा भारत वाला सब बकलोल है, इधर हम फंसा के रखेंगे, और फंसा के रखेंगे, हाँ फंसा के रखेंगे, और इधर से फिर इसने घुसा दिया आधा आतंकवादी। अरे भारत एक ऐसा समय रहा है, और भारत के लोग और भारत के नेता हर कोई अपने आप में मजबूती रहे। उस समय आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, दिमाग लगाई और धड़ाधड़ सैनिकों को आदेश दी, और आदेश दी कर मारो इसको, जो होगा होगा। इसने इधर भी मारा, और हमने सपोर्ट कर दिया बांग्लादेश को कि भैया अभी मौका है, ले ले तू, बांग्लादेश बना ले, अपना बोंग देश बना ले। हमने दिया सपोर्ट कर, और जब सपोर्ट कर दिया कि लाठी भी मिलके चलाए, मतलब दोनों मिलके कचड़ के कूचे हम लोग इसको। जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान पूरा सेना भेजने शुरू कर दिया, कुछ नहीं, धनधना के पीटे हमने। उधर बांग्लादेश तो चाहिए रहा था, हम लोग भी साथ दे दिए, और इस तरह से बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। तो पाकिस्तान जब जब निकम्मा वाला हाल किया है ना, तो उसको तो ऐसे ही मिला है, बच गया। अबरी मोदी भी पागले था इस बार, उसी समय इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाए। पाकिस्तान पता है, वास्तविक मानो न पाकिस्तान पेट से है अभी, उसका 3-4 गो देश कब बन जाएगा, 3-4 गो बच्चा पैदा हो जाएगा। एगो बलूचिस्तान अलगे, और उधर सिंध अलगे अलग, फिर आपका बीच का पाकिस्तान, मिड पाकिस्तान अलगे, सब अलग अलग होने के लिए तैयार है। लेकिन वो बच गया। अगर इस बार फिर साथ दिए रहते, अगर उसी तरह से मोदी जी दे देते, इसलिए देखिएगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी को तो इस बार साथ दे देना चाहिए था। दे दिए रहते तब 3-3 को बच्चा वो एक के साथ जन्म देता, जुड़वा नहीं तिड़वा बच्चा देता वो जन्म। पिछला बार 1971 में भूल गया ना, अबरी उसका कोई माँ बाप बचाने वाला नहीं था। लेकिन भारत ने गम खा लिया कि चलो भाई छोड़ दो, पानी है प्यास खाली रोको, पानी ही रोको। ऐसे कंडीशन में 1971 में क्या हुआ, यहां पर बांग्लादेश एक अलग देश बनकर के उभरा, शेख मुजीबुर रहमान, और इसलिए उसको भारत का साथ बांग्लादेश हमेशा देता रहा है, और हमेशा रहा है। और उसी की बेटी है शेख हसीना, इसलिए बहुत अच्छे रिलेशन था। वहां अभी आप देखे होंगे तख्ता पलट हुआ तो शेख हसीना मैडम जो है सो भारत में आकर के आप देखेंगे शरण पाई थी। लेकिन जो अभी जो है सो थोड़ा सा चीजें क्या हुई, बिगड़ा है। सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, पंचशील समझौता कहां हुआ था, पंचशील के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आते हैं, पहले यहां पर हम लोग इस बात को आप समझ गए। इसी 1971 के बाद पाकिस्तान जब घुटना पर आकर के चिल्लाने लगा, छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, बापूजी छोड़ दो, तब हमने बुलाया शिमला में उसको जुल्फिकर अली भट्ट वहां के था, और हमने इंदिरा गांधी गई, और दोनों के बीच में समझौता हुआ 1972 में। यही है शिमला समझौता। तो आप कहेंगे किसके बीच हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अरे पाकिस्तान, तुम इतना याद रखो कि जब जब तुमने अपना जो है ना उंगली फड़फड़ाने की कोशिश किया है ना, तब तब तेरा हाथ काटे हैं। इस बार तो बच गया, नहीं तो इस बार तेरे 3 बच्चे पैदा होते एक ही बार में, इतना बॉम्ब मारता, लेकिन बच गया। हमने तो एक मान लो कि मरहम खा लिया हमने कि तुम्हें छोड़ दिया। और जो बलूचिस्तान यहाँ जो मांग कर रहा है बार बार, वो कह चुका है मोदी जी हमको सहायता दीजिए, कई बार कह चुका है, खुद से मांग रहा है। वो लोग खाली उंगली पकड़ाने का देर है, टेंशन ना लो, अबरी बच्चे ना पाकिस्तान,
अभी अगर बच जाना तो सोच लेना भाई पूरा क्या हाल होगा, अभी तो कितना बचेगा। चलिए आते हैं, आइए डोकलाम, ये देखिए डोकलाम, ठीक है, ये लीजिए डोकलाम समझौता, डोकलाम स्टैंड अप की बात करें, डोकलाम फिर इसी तरह से विदेश नीति की तरफ आते हैं हम लोग, है ना। बात करते हैं दास जी, आपका वाला टेंशन मत लीजिए, है ना। डोकलाम की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि सर हमारी जो बाउंड्री है यहां पर चाइना इधर सट रही है, इधर पाकिस्तान था, इधर बांग्लादेश हो गया। यहां पर जो बॉर्डर पड़ता है, यहां पर कहते हैं मतलब इधर जो हमारा बॉर्डर पड़ता है भूटान के पास, वो भूटान के पास एक पड़ता है डोकलाम जगह, ठीक है, याद रखिएगा। भूटान के पास एक जो है हमारा, हाँ यहां तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। भूटान के पास जो है, हाँ ठीक है, भूटान के पास जो है हमारा एक डोकलाम जगह पड़ता है, पंचील बेलग्रेड, कुमार रतन जी पंचील बेलग्रेड, बेलग्रेड समझौता ये नहीं है, वो अलग चीज है, हम लोग बातें अलग करेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ जो भूटान है, भूटान के साथ एक प्रदेश है जिसको हम डोकलाम बोलते हैं, वो हमेशा से क्या है विवादास्पद, उधर से चाइनीज वाला भेजते रहता है। पिछला साल आप देखे होंगे धक्का मुक्की भी हो गया था हमारे साथ में, तो चाइना के साथ ये डोकलाम बॉर्डर पड़ता है। तो इंडियन जब फॉरेन पॉलिसी में पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बहुत बेहतरीन एक एक चीजों को समझाएंगे, चाहे वो आपका विदेश नीति भारत के बांग्लादेश के साथ हो, भूटान के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हो, रसिया के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, ये विदेश नीति श्रीलंका के साथ हो, ये सब सारी विदेश नीति आपको हम एक एक करके सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो अभी भी जो हमारे एप्लीकेशन में जो एनरोल होना चाहते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर, और बेहतर से बेहतर तैयारी को आप अपना आगे कंटिन्यू करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको प्रश्न को सॉल्विंग नेचर का बनाना पड़ेगा, आप अपने आप को उस लायक बनाइए। परीक्षा में आपको लग रहा होगा कि हम 150 में 150 मार्क के आएंगे, लेकिन जब परीक्षा दीजिएगा तब समझ में आएगा हाल क्या होता है। नेपाल संबंधों पर एक प्रमुख पहलू बताइए, अब इसका प्रश्न तो बताइए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर बहुत सारा कंसेप्ट हम आपको बता दिए हैं, अगर आपने समझा होगा तो इसका आंसर आप जरूर बताइए, अगर आप समझे होंगे तो इसका आंसर आप जरूर बताइए, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा। लिखिए क्या कहता है भारत नेपाल में समुद्री विवाद पर, समुद्री विवाद, ये बेकार का ऑप्शन कहां से आ गया, समुद्री है ही नहीं वहां। चलिए, व्यापक सैन्य समझौते, खुली सीमा और संस्कृति, और तेल संसाधन के लिए धन, कहां तेल वहां है बताइए, सेना हम क्या करेंगे उसके साथ, तो हमने तो अभी तो कहा कि संस्कृति बेटी और रोटी की रिश्ता है हमारे साथ, किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। आइए जी आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए फरक्का बराज आ जाइए। कई बार ये फरक्का गंगा नदी पर बना हुआ जो फरक्का बराज है इस पर विवादों में रहा, फरक्का बराज जो है कई बार गंगा पर बना ये फरक्का बराज क्या है, ये विवादों पर रहा। अब पूछ रहा है ये किस देश के साथ है, तो आपको थोड़ा सा बताना है ना। ओ भाई थोड़ा सा इधर आ जाना, उधर कहीं चिपक गया। चलिए आ गया, ये लीजिए सही। फरक्का बराज, फरक्का बराज, तो मैंने कहा कि सर यहां पर आप जानते हैं कि जो गंगा नदी आती है, गंगा नदी के साथ, गंगा नदी में एक फरक्का बराज बना हुआ है, तो यहां तो बांग्लादेश है, उधर पाकिस्तान वगैरह के साथ कोई है ही नहीं, ये सब चला गया ऐसे ही, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, बांग्लादेश। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार अगर कंसेप्ट समझ गए ना जी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, है ना। सेम क्वेश्चन आ गया क्या, फरक्का बराज 8 नंबर, यहां भी फरक्का बराज ही था। अच्छा, फरक्का बराज। 9वां क्वेश्चन आइए, लीजिए क्वाड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वाड, क्यू ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, सिक्योरिटी हम लोग कहते हैं, ए डी क्वाड डायलॉग। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन कैसे नहीं दिख रहा, क्वेश्चन तो इतना यहां ऊपर में हमने कर दिया। लीजिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन को थोड़ा इधर कर देता हूं, लीजिए अब देखिए। अरे भाई क्या हो रहा है, लीजिए अब देखिए क्वेश्चन, चलिए बताइए जल्दी से बता दीजिए सारे लोग। अभी अभी मैंने बताया इसका क्वाड का, एकदम बिल्कुल बताइए। ए, कुछ लोग कह रहे हैं जापान, रसिया, चाइना। कहता क्वाड एक समूह है, QUAD,
इसमें कई देश हैं, एक है यूएसए, दूसरा है भारत, तीसरा है जापान, है ना, और एक बताइए क्या इस सब में ये सब है? नहीं है, यहां नहीं है। आपके पास बच गया संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चीन जो कह रहे हैं वो बताइए क्या चीन है इसमें? बताइए क्या चीन है इसमें क्वाड में? आप सब बताइए क्या इसमें चीन है इस क्वाड में? बताइए। नहीं है, आपको ध्यान देना है, यही तो फंस गए ना। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं फंसना नहीं है, क्वेश्चन का नेचर समझना है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना, ये 4 देश का समूह है। चलिए अब आप सबको बताना है क्वाड देशों के बीच एक सैन्य प्रकाश होता है, सैन्य ये आपका ये क्या बोलते हैं, सैन्य प्रैक्टिस होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। वो एक्सरसाइज का नाम क्या है ये आप सबको बताना है। ये 4 देश यूएसए, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना नहीं है इसमें भैया, रसिया नहीं है इसमें, ध्यान रखना है। यही तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम आपको पढ़ाएंगे। नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। सुमित्रा जी कह रहे हैं नहीं है सर, बहुत अच्छा जवाब। S-400 मिसाइल, चलो जब मिसाइल खेल ही रहे हो तो हम आपको मिसाइल का एक प्रश्न भी डाल दिए। लो मिसाइल की आप बात कर रहे हो, मिसाइल का हम आपसे प्रश्न भी डाल दीजिए। मिसाइल का मैंने आपको प्रश्न भी डाल दिया, लीजिए प्रश्न। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको हमारी सारी पीडीएफ, क्लासेस का अपडेट, सारी चीजें आपको मिलता रहेगा। तो एक बार जरूर से जरूर उसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। आइए, S-400 क्या है? एक मिसाइल है। सौदा भारत और किस देश के बीच में रक्षा सहयोग से हुआ है? आप सब बताइए। रूस। और लोग बताइए। ये सब एकदम स्टैटिक है, सीधा नंबर आपको दिलाने वाला है, याद रखना। अभी आपको पता है ना, चाइना से जो इसने खरीदा था वो फुस हो गया। किसने? पाकिस्तान ने। चाइना से जो खरीदा था वो फुस हो गया, और हमारा जो S-400 था वो एकदम धड़ाधड़ देते रहा। भैया चाइनीज सामान तो ऐसे ही चला जाएगा। वो अपना बहनोई से खरीद लिया था, जीजा से, तो जीजा जी ने उसको ठग दिया, है ना। और हम लोग देखिए पैसा देके एकदम मेहनत से खरीदे थे, है ना इसको। इसलिए हमारा रसिया से साथ हम कहते हैं ना रिलेशनशिप बेहतर है, हमेशा से हमें कहते हैं ना मदद करने के लिए तैयार रहा है रशिया। आइए, बहुत अच्छा प्रश्न था वो। ये प्रश्न लीजिए, RIC। ये सब एकदम सीधे स्टैटिक प्रश्न है, RIC के बारे में पूछ रहा है ना। रसिया, इंडिया और चाइना के बारे में कहता है, अक्सर संदर्भित करता है। किस चीज को ये अक्सर संदर्भित करता है? बताइए। एकदम आसान प्रश्न हम आपको दिए इस बार। अगर ये सब नहीं बना पाओगे तो अभी ही आप कंपटीशन से बाहर हो, छोड़ दो तैयारी, ठीक है। अभी ही कंपटीशन से आप बाहर हो, तैयारी आपको करना ही नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, बोरिया बिस्तर बांधना छोड़ दीजिए आप, क्योंकि एक से एक धुरंधर बैठेंगे, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से। आपको पता है ना, झारखंड के लोग जो है ना दूसरे राज्य में नहीं जाते हैं, लेकिन दूसरे राज्य के बच्चे यहां जरूर आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि झारखंड के बच्चा लोग ना हल्के में लेता है। उनको अगर 2000 रुपया कोर्स खरीदना पड़ेगा, सोचेंगे चलो ठीक है। वो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, वो सिर्फ पीडीएफ में ध्यान चले जाते हैं, वो पढ़ाई और उसके प्रति जो उसका क्वेश्चन सॉल्विंग नेचर उनके पास आता ही नहीं है। सबसे बड़ी कमी है जो झारखंड के बच्चों में, क्वेश्चन सॉल्विंग नेचर नहीं है। इसीलिए जो आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब, दूसरे राज्य के बच्चे हमारे यहां सिलेक्ट हो जाते हैं, उनमें क्वालिटी है भाई, तो सिलेक्ट हो रहे हैं। आप आरोप लगाते रहते हो कि दूसरे बाहरी, क्या कर देगा? आपको पढ़ने दे देगा? आप इतना बड़ा पीडीएफ और पूरा किताब भर के रख लिए हो, उससे सिलेक्शन हो जाएगा आपका? कभी नहीं होगा सिलेक्शन। आपको बार कह रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग नेचर होगा। 20 साल से तैयारी कर रहा है कोई बच्चा भी ना, तब पर भी यूपीएससी नहीं पास कर सकता है, लेकिन 1 साल पढ़ने वाला बच्चा पास कर लेता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग नेचर आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, यहां पर ये सब कुछ नहीं है, ये सब स्टैटिक प्रश्न है, सीधा सीधी आपको याद रखना होगा। 3 पक्ष के लोग इसमें क्या है, 3 पक्ष है, साफ ऑप्शन से दिख रहा है इसका आंसर, साफ ऑप्शन से ही दिख रहा है इसका आंसर। ट्राइलेटरल, त्रिपक्ष के ही लोग बात करेगा, 3 ग्रुप है। ये सब प्रश्न तो आपको ऐसे ही बना देना है, एकदम धड़ाधड़ बना देना है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में आ गया, ये लीजिए। ये सब प्रश्न आपको एकदम ऐसे ही धड़ाधड़ ठोक देना है, रुकना नहीं है इस प्रश्न में, समझ गए? रुकना नहीं है। कल हमारे एप्लीकेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, राजनीतिक सिद्धांत।
तो जो लोग इनरोल हो गए हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं हुए हैं वो एप्लीकेशन में हमारे साथ आप कल से राजनीतिक सिद्धांत के टॉपिक पर जुड़िए, और राजनीतिक सिद्धांत हम आपको पढ़ाने वाले हैं कल। तो आप हमारे एप्लीकेशन में जुड़ जाइए, इनरोल हो जाइए। हमारे नंबर वहां आपको इनरोल भी दिख रहा है कि 7870721111 पर कॉल कर लीजिए, और एकदम भारी भरकम ऑफर्स के साथ आधी जुड़ जाइए रात में। और पीडीएफ जो लिंक के लिए वहां पर आपको ग्रुप दिया ही हुआ है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना किस प्रकार के राष्ट्रीय हित का एक उदाहरण है? क्षेत्रीय अखंडता मतलब क्या हो गया, है ना? आप जाएंगे, कहां जाएंगे? क्षेत्रीय अखंडता मतलब क्या हो गया? ये टॉपिक अगर जो समझ गए होंगे पूरा आंसर बता दीजिएगा। बार बार कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का नेचर लाओ। क्षेत्रीय, क्षेत्र मतलब रीजनलिज्म मतलब क्या हुआ? रीजनलिज्म मतलब क्या हुआ? आप ये बताइए पहले कि क्षेत्रीय अखंडता की आप बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर किस प्रकार की क्षेत्रीय आप कहते हैं सर रीजनल जो बात कर रहे हैं, इसका हमको आप समझाइए पहले। बताइए। देखिए कोई कुछ जवाब देने शुरू कर दिए हैं, फंस गए ना क्वेश्चन में। बस कोई कह रहा है क्षेत्रीय अखंडता मतलब हुआ क्षेत्र के साथ पहले अखंडता क्या है? मिलके रहना, इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी के लिए क्या सिर्फ आर्थिक हितों से आप एक रह सकते हैं? मतलब आप पैसा लेन देन करिएगा एक दूसरे से तो क्या आपका अच्छा रिश्ता रहेगा? जब पैसा मांगिएगा दे देंगे, जब पैसा ले लेंगे चलो ठीक है, ये तो दुकानदार करता है। तो हर दुकानदार से आपको क्या बढ़िया रिलेशन है? एप्लीकेशन में आप चले जाइए ना, जो राम रतन जी आप ज्वाइन कर लीजिए, आप इसमें कॉल कर लीजिएगा, इस पर कॉल कर लीजिए राम रतन जी, आपको टेंशन नहीं लेना, इस पर कॉल कर लीजिए, इसको हो जाएगा क्लास के बाद, लेकिन अभी नहीं। और मेरा नाम दे दीजिएगा, वहां पर मैं आपको विशेष डिस्काउंट करवा दूंगा। हमने कहा कि भैया कैसे हो सकता है, खाली राजनीतिक हित से हो जाएगा? बताइए, नहीं होगा। फंस गए, सारे लोग फंसे हैं, सारे लोग फंसे हैं आंसर में। भैया सांस्कृतिक हित किसको कहते हैं? कि वहां का कपड़ा यहाँ, यहाँ का पोशाक वहां, यहाँ का खाना पीना वहां, ये सब सारी चीजें अगर हम कहते हैं तो इससे आपको लगता है कि आप जो है बेहतर राष्ट्रीय हित बना दीजिएगा, राष्ट्रीयता बना दीजिएगा। राष्ट्र को एक करने के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार का इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान देना होगा। तो भैया उतना क्यों घूम रहे हो? यहां महत्वपूर्ण हित नहीं है क्या? ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब सबका ऑप्शन है ही नहीं तो महत्वपूर्ण चीजों को लो ना। क्या ही करते हो भाई तुम लोग, कहां घूम रहे हो? डी 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 सिर्फ कल्चर। क्या झारखंड बिहार में सिर्फ आदान प्रदान, यहां का सड़िया वहां पहनने लगा, यहां का लुंगी धोती वहां पहनने लगा तो रिलेशन बढ़िया हो जाएगा? इससे देश विकास होगा? देश विकास करने के लिए हर प्रकार के चीजों में ध्यान देना पड़ेगा। राष्ट्रहित की बात कर रहा है, और राष्ट्रीय हित में हर चीजों को आपको करना पड़ेगा। आपके यहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, आपके यहाँ संस्कृति अच्छी आपको प्रमोट करना चाहिए, हर चीजों को करना चाहिए। इसलिए आप पढ़ते भी हैं, पॉलिटी में पढ़िएगा चैप्टर नंबर कितना, तो चैप्टर नंबर पढ़िएगा 11, 245 से 63, केंद्र राज्य की संबंध, केंद्र का कर्तव्य, राज्य का कर्तव्य क्या होता है, वो सारी चीजें पढ़िएगा, वो आपको यहां मिलेगा पढ़ने के लिए। इसलिए यही सब प्रश्न है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, और हर बच्चा गलत करेगा, आप सही करके जाओगे, लीड ले लिए, रुकना कहां है, लीड वैसे ही ले लिया आप, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सब को बेहतर लग रहा होगा प्रश्न का सेशन, और आप सब अच्छे से एंजॉय कर पा रहे होंगे। लीजिए ये प्रश्न आपके पास आ गया। बांडुंग सम्मेलन 1955 के द्वारा कह रहा है, ये बताइए बांडुंग सम्मेलन की बात कर रहा है। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन 1955 की बात कर रहा है। ये लीजिए, जब तक ये सब नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं समझिएगा। नाटो, नाटो क्या है आइए मैप से हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितना बेहतरीन ये सबको आपको समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहां इसको दूसरे कलर से मैं बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप ये सब को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार मैप पढ़ लीजिएगा ना भाई, तो आपको जीवन में ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये देखिए मैप आपको जैसे तैसे खींचिए,
और अपने आप को एकदम इतना महत्वपूर्ण बनाइए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कोई आपके सामने टकरा नहीं सकता। देखिए, आइए, आपको हम कल समझाए थे कि 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति, जापान में परमाणु बम अमेरिका ने जानबूझ के पटका। परमाणु बम पटका क्या, वो तो टेस्ट कर रहा था। वो पहली बार परमाणु बम बनाया था, फूटता है कि नहीं, तो वो देखने के लिए वो टेस्ट कर रहा था और पटक दिया, फर दिया, धड़ाधड़ दूगो पटक दिया। आप जानते हैं 1945 में 9 अगस्त और 6 अगस्त को नाम दिया था एगो लिटिल बॉय मैन और एगो फैट बॉय, छोटा छोटा उसको, ताकि जब कॉल में बात करता था, यस हाउ इज लिटिल मैन, यस लिटिल मैन इज रेडी टू फाइट, वो ट्रिक से बात करता था इसे। और टेस्ट कर लिया किस पर, जापान। इतनी छोटा देश तो है ये था, यहां इसको ऐसा मार मारा कि बरसात में अभी देखते होंगे बैंग मेंढक मर करके ऐसे छितिया देता है ना, ऐसे छितिया दिया। और जब छितिया दिया, सरेंडर कर दिया, तो पूरा अमेरिका ने अपना पूरा सेना ला करके यहां धस दिया। और जब धर दिया तो यहां जो रसिया है, इसका दोस्त ही हुआ करता था, द्वितीय विश्व युद्ध में साथ में था। ये साथ में जब था तो इसको कहा कि भाई ऐसा है कि अब हम यहां अपना सेना रखते हैं। इसको डर हो गया कि शायद मेरे तरफ ये हमला कर सकता है। इसने भी अपना बनाने शुरू किया और यहां से ले जाकर के यहां पर इसने हथियार लगा दिया, क्यूबा में। मतलब जहां जिस तरह इसके बाजू में का यहां पर ले जाकर रखा था ना, इसी तरह अमेरिका के बाजू में इसने ले जाकर रख दिया। दोनों देशों में टेंशन बढ़ने शुरू हुआ, मुंह ऐठा ऐठी, एकदम ऐसे, तुम हमसे बात नहीं करो, हम तुमसे बात ना करें, पूरा भिड़ंत हो गया। गनीमत मनाइए, दोनों देश एक दूसरे में कभी ऐसे नहीं लड़ा, नहीं तो दोनों परमाणु बम मरे लेता, सोचिए दुनिया उड़ा देता। लेकिन हुआ क्या, ये इसके चक्कर में ये इसको क्यूबा को उड़ा दिया, ये जापान को उड़ा दिया, इसने फिर यहां वियतनाम को उड़ा दिया, इसने यहां हैती को उड़ा दिया। दोनों, जैसे घर में आप लोग देखते होंगे, जो शादीशुदा होंगे और जेकर बचवा तनी छोट बड़ होगा, वो सब क्या देखे होंगे, जब मियां बीबी में लड़ाई होता है ना, तो बचवा पर जोड़ा तड़ाक से दे रहे, ये भी दो थप्पड़, लड़ाई दोनों में हो रहा है, दोनों झोंटा झोटी नहीं कर पाएगा, लड़ेगा नहीं, लेकिन पीटेगा किसको, बचवा को। यही था शीत युद्ध का दौर, दोनों आपस में कभी लड़ा नहीं, ठंडे रहा, लेकिन माहौल गर्मा के रखा नहीं। तो हम लोग कहते हैं कि सर शीत युद्ध का युद्ध में ये दोनों देशों में इतना ज्यादा कुछ हो गया भिड़ंत। इसी समय हमने आपसे बात किया था कि कुछ ऐसे देश थे जो चाहते थे शांति और चाहते थे समझौता, चाहते थे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, आपको पता है। लेकिन अमेरिका चाहता था कि हम सुपर पावर बने, इसलिए इसने क्या किया, यहां ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया, इधर के देशों को समेटने शुरू किया। ये जो अटलांटिक महासागर है यहां, इसके देश को समेटने शुरू किया। और इधर इन्होंने क्या बनाया, ये नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ अटलांटिक देशों को एक समूह बनाया, उसको बोलते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और नीचे वाले देशों को मिला के बनाया सीटो, साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह इन्होंने कई गुट बनाने शुरू किया, इसने भी गुट बनाने शुरू किया। लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो चाहते थे लड़ाई झगड़ा ना करें, वो क्या बनाने सोचा, तो वो बनाने सोचा नॉन अलाइंड मूवमेंट। और इसकी वो धीरे धीरे बैठक शुरू करने लगी, वो जो है सो मीटिंग करने शुरू करने लगा। और ये मीटिंग कब हुआ, बांडुक सम्मेलन जो हुआ 1955 में। इसी बात में समझौता हो गया था आपस में कि हम लोग एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें भारत और अफगानिस्तान, ऐसे जो कई देश थे, 5 देश टोटल मिल करके जो है आपस में समझौता करके एक, क्या आप कह सकते हैं, नेम बनाया, NAM बनाया, नॉन अलाइड मूवमेंट बनाया, जिसको 1961 में पहली बैठक इसकी बेलग्रेड में हुआ। जो कुछ लोग अभी थोड़ी देर पहले कमेंट कर रहे थे उसकी बात हम कर रहे थे, तो ये आपको याद रखना है। यूरोपियन यूनियन तो बाद में बना, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर आपने कहा क्या सर, तो आप कहेंगे सर नॉन अलाइड मूवमेंट। कितने प्रश्न हमने आपको करा दिया, सीटों की स्थापना, नाटो की स्थापना, है ना, अमेरिका ने किया, इसको काउंटर करने के लिए, रसिया को पीटने के लिए। ठीक है, आइए, क्लास अच्छा हो रहा है, हिरोशिमा, आप लोग को अच्छा लग रहा है क्लास का? चलिए, सेशन कैसा लग रहा है ये सब बताइए। जो लोग अभी तक ग्रुप में जुड़े नहीं हैं, जो लोग अभी तक उस PDF में नहीं जुड़े हैं और हमारे साथ एप्लीकेशन के कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं, आप उसमें जरूर जाइए और जुड़िए, ताकि आप बेहतर और तैयारी कर सकते हैं। लीजिए अगला, आइए, इसी तरह का चीजों को हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। लीजिए, रिसर्च पर पेपर आ गया। रिसर्च आपका एक टॉपिक है,
अरे बॉम्ब फेंक रहे हो क्या उधर से, एकदम 100% धनाधन दे रहा है। इसका रिसर्च पर एक टॉपिक है और रिसर्च पर आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा, है ना। पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान जो है सो आपका अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। रिसर्च, आप सोशल साइंस में रिसर्च करेंगे, क्या करेंगे, भौतिक नियमों का खोज करेंगे, मानव व्यवहार और सामाजिक घटनाओं का समझेंगे, नई प्रौद्योगिकी खोजेंगे और कलात्मक अभिव्यक्ति खोजेंगे। ये सब खोजना काम किसका है, साइंस का काम है। तो आपको क्या खोजना है, समाज के अध्ययन करेंगे, सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया जवाब भी आप सब दे रहे हैं। प्रश्न मुझे लगता है ना कि आप लोग अब समझने लगे हैं, बिल्कुल समझने लगे हैं। आपका सिलेक्शन बिल्कुल थोड़ा आप सबको डिसिप्लिन बना के रखना है अपने आप में, जरूर होगा, मैं इसकी दावा करता हूं। 15-20 सुमित्रा जी, बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया। कौन सी विशेषता सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्राकृतिक विज्ञान अनुसंधान से अलग करता है। अब देखो, नेचुरल चीज को रिसर्च करना है और सामाजिक चीज को रिसर्च करना है, दोनों में कौन अलग करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। कौन अलग करेगा ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, कौन जो है सो आपको कहता है अलग करता है, ये आपको जल्दी से बताना है। बताइए। वेरी गुड क्लास, थैंक यू। चलिए यहां हम बात करेंगे, कहता है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में सब आ जाएगा, पेड़ पौधा नदी तालाब झरना सब, उसको रिसर्च करना है। और आप कह रहे हैं सामाजिक, समाज में कौन है, लोग, लोगों के विचारों, लोगों की समस्याओं, लोगों के और जो सोसाइटी के जो चीजें हैं वो सबको अध्ययन करना सोशल साइंस में आपका आएगा। लोगों की कहानी क्या रही है, लोग कैसे काम करते हैं, लोग कैसे राजनीति चलाते हैं, ये तमाम चीजें सोशल साइंस में आप पढ़ते हैं, इस पर रिसर्च करना है। अब यहां कह रहा है सभी चरों की नियंत्रित करने की क्षमता, इस ऑप्शन को थोड़ा आप स्टॉक पे रखिए। परिणामों की उच्च पूर्वानुमेयता, हाई प्रेडिक्टेबिलिटी टू आउटकम्स। परिणाम देख करके कोई हम काम नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, परिणाम देख करके हम कोई काम नहीं करते हैं, तो ये तो हम कहेंगे नहीं, एक ऑप्शन वैसे भी चला गया। केवल मात्रात्मक डेटा का उपयोग, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो केवल वाला आंसर मारने से सबसे पहले बचना। कोई भी आंसर, मैंने पहले कहा, क्या कहा, सुनो उसको ध्यान से, कोई भी आंसर करोगे, कोई भी क्लिक करोगे आंसर ना, तो उसमें आपको बचना है क्या, केवल वाला, एकमात्र वाला ऑप्शन जहां लिखा रहेगा उस तरह का ऑप्शन से बचना। ठीक है, तो इसको आप काट दो। एक डाटा कलेक्शन हम क्यों करेंगे, हमारे पास बच गया ऑप्शन कौन सा, एक यहां और एक यहां। जटिल व्यक्तिपरक मानवीय कारकों का निपटारा करना, ठीक है, मानव सीधा है, मानव की बात करेंगे, ध्यान है, इसमें कहां पड़े हुए हम लोग। सी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सब, है ना। सुमित्रा जी का बिल्कुल सही जवाब है। राम रतन जी कैसे जवाब आप दे दिए, बताइए। वो सभी चर, ये कुछ बुझाइए नहीं रहा, इसमें कुछ बुझा ही नहीं रहा बाबू। इसमें आपको सभी चरों, चर मतलब क्या, हर प्रकार के चीजों का, चर मतलब क्या, चर मतलब क्या समझ रहे हैं, जितने चीज आप देख पा रहे हैं सब चर है, नदी नाला तरण झरना सब सब चर का अध्ययन तो प्राकृतिक में न करेंगे। आपको मानव का अध्ययन करना है, समाज में मानव पहले कैसे करता है, इतिहास पढ़ते हैं, मानव राजनीति कैसे बनाता है, पॉलिटी में पढ़ते हैं, मानव का स्थिति कैसे बदला, मानव को पे ये सब सारी दुनिया क्या मदद करता है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, होम साइंस में पढ़ते हैं सारी चीजें, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं सारी चीजें, तो सोशल साइंस है ना ये सब, तो ये तो यही होगा ना। दास जी भी समझ गए। चलिए आपका भी आंसर अब समझ सही आने लगा, सबका आंसर सही होगा, देखिएगा ना, भी आते रहो। ये लो, तत्काल व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए किया गया शोध किस रूप में जाना चाहिए, बताइए। तत्काल आप कर रहे हैं, व्यवहारिक समस्या, यहां क्वेश्चन ये पकड़िए, तत्काल व्यवहारिक समस्या पर शोध करना आपको, है ना, व्यवहारिक यानी पॉलिटिक्स से संबंधित है ना। बताइए, हिंदी नहीं आ रहा तो इंग्लिश में भी कुछ देखिए, उसको भी देख करके समझिए। डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, एक्सप्लोरेटरी अन्वेषण, रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च या बेसिक रिसर्च। मौलिक अनुसंधान, मौलिक मतलब कुछ कुछ चीजों को क्या अनुसंधान करेंगे, ये तो नहीं हो सकता है, चलो यही खत्म हो गया। अब बच गया एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर मतलब होता है अन्वेषण, मतलब होता है किसी चीजों को आप पहले का है, क्या पहले का, सर पंचशील बताएंगे बताएंगे, आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा आने दो ना और जगह पर, पंचशील समझौता क्यों परेशान हो रहे हैं आप।
पंचशील समझौता पर आपको परेशान नहीं होना है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं पंचशील में? आपको बता के जाऊंगा भाई, आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है। पंचशील समझौता आपको टेंशन नहीं लेना है। हो गया, चलिए आगे बढ़े हम लोग, है ना। चलिए देखिए, अब कहते हैं कि अप्लाइड रिसर्च, यहां पर इसको थोड़ा देखिए। अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त क्या, कौन सा शब्द की बात कर रहा है? ये अन्वेषण, आपने कहा कि कोई चीजों को हम रिसर्च करेंगे, जैसे सी जो कोई आंसर दे रहे हैं, सुमित्रा जी भी सी दिए हैं, दास जी भी सी दिए हैं, राम रतन जी ए दिए हैं। मौलिक अधिकार तो नहीं होगा बाबू, मौलिक अधिकार सीमित अधिकारों पर हम लोग सिमट गए। प्रश्न कह रहा है तत्काल व्यवहारिक समस्या जो इमीडिएट है, और यहां पर आप कह रहे हैं एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मतलब क्या होता है? आगे पीछे दायां बायां सभी चीजों पर रिसर्च करने की बात तुम कहते हैं एक्सप्लोर, सभी चीजों पर। हमको तत्काल, किसी डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो तत्काल बीमारी का इलाज के लिए वो सलाइन चढ़ाता है, इमीडिएट चढ़ाता है, अप्लाई करता है, तुरंत फॉर्मूला अप्लाई करता है। वो एक्सप्लोर नहीं करता है पूरा, फिर वो जब देखता हाँ ठीक है बीमारी का हार्ट वार्ट सब कंट्रोल हो गया, फिर वो जांच लिखेगा, फिर वो एक्सप्लोर करेगा सारा चीज। समझ रहे हैं सुमित्रा जी? ये एक्सप्लोर जो कह रहा है, अन्वेषण जो है, रिसर्च, आपको पूरा पता चलेगा बीमारी एकदम नहीं बचेंगे कर रहा है, नहीं करने बचेंगे कर रहा है, और उसको क्या कह रहा है? अल्ट्रासाउंड में ले जाओ, यहां ले जाओ, वहां ले जाओ, कोई दवाई नहीं दे रहा है। अरे भाई पहले तो इमीडिएट उसको चाहिए ना, अप्लाई करना पड़ेगा तुरंत उसको, बाद में ये सब कराना है, आपको एक्सप्लोर कराना है, अनुवेशन, उसमें रिसर्च कराना है कि भाई क्या क्या हो रहा है। चलो किडनी में दिक्कत है कि किसके कारण दिक्कत है, पहले तो उसको ऑक्सीजन मास्क लगा के सारा चीज करके उसको सलाइन वलाइन लगा करके कुछ ठीक करिए उसको। जैसे ही थोड़ा ठीक हो जाए लगाओ उसका, क्या तो इमीडिएट कह रहा है यहां, तत्काल कह रहा है यहां, तो इसलिए क्या होगा आंसर? ये वाला होगा। आगे देखिए, ये ले दिए, दो या दो से अधिक चरों के बीच। फिर चर, चर मतलब क्या? कोई भी चीज को आप दुनिया में जो देख रहे हो चर है ना। क्वेश्चन कुछ लोग को कहेंगे सर नहीं दिख रहा, ये लीजिए, दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में एक अस्थायी कथन को क्या कहा जाता है? अस्थायी है। दो बातें हैं, पहले तो दो या दो से अधिक चर, ठीक है, और इसमें अस्थायी कथन को कहा जाता है, ये इसके बीच के संबंध का अस्थायी कथन को क्या कहा जाता है? समझ गए सर? लग रहा है पेड क्लास में पढ़ने में मजा आएगा। हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप बने रहिए। देखिए मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं वो आपको भरपूर दूंगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि मैं आइंस्टीन हूं या विवेकानंद हूं, लेकिन मेरे पास जरूरत है जितनी नॉलेज है, और आपको जितनी जरूरत है मैं आपको फुलफिल करूंगा, बस इतना जरूर मैं कहूंगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस प्रश्न का आंसर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। यहां प्रश्न आप कह रहे हैं कि सर हमारे पास जो है दो या दो से अधिक चर, ठीक है, दो चीजों को, कोई चीज को ले लो, दो चीजों को, कोई चीज दो ले लो, दो चीज, कोई चीज क्या ले लो, जैसे मान लेते हैं एक मानव ले लिए और एक पेड़ पौधा ले लिए, दो चीजों ले लिए। आप कह रहा है इसके बीच का संबंध को अस्थायी रूप से कथन क्या कहेंगे? ठीक है, अस्थायी रूप से कथन क्या कहेंगे? अब आपको हमने शुरू दिन एक बात पढ़ाया था, देखिए ध्यान दीजिएगा, कि इसको पहले बाद में समझाऊंगा, पहले इस बात को समझिएगा। ये बात समझ गए तो ये बात लाइन समझ जाइएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि आज से 5 लाख साल पहले मानव जो है पेड़ पर रहता था, आपने देखने गया है? नहीं देखने गए ना, उन्होंने जो कह दिया वो मान लीजिएगा। कैसे मानिएगा? हो सकता है उसको कुछ ऐसा प्रमाण पेड़ में पकड़ने का, डाली में जो हाथ पकड़ते हैं उस तरह का उनको मिला हो, इस आधार पर वो अनुमान लगा रहा है, वो बंदा वो बता रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है कि वो पेड़ पर रहता होगा। इसको कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना, जिसका कोई रिटेन है ना, कोई लिखित कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है,
उसको हम अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे बातों को हम हाइपोथेसिस यानी हम परिकल्पना की बात करते हैं, उसको हम परिकल्पना कहते हैं। दूसरा है हमारा सिद्धांत। जब उसकी प्रमाण पूरी तरह से पुख्ता मिल जाए कि हाँ एकदम सही था, जैसे जब कोरोना शुरू वैक्सीन आया ना तो लोग कहने लगा अरे कोरोना वैक्सीन नहीं लेना, पता है कोई कहा बांझ रह जाओगे, कोई कहा बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगा, कोई बोला हार्ट अटैक आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा। उतना तो छोड़ दीजिए, आपके झारखंड राज्य के मुखिया ने भी कहा कि उत्पात सिपाही में जो युवा दौड़ दौड़ के मर जा रहे हैं 10-10 किलोमीटर, वो किस लिए मर रहे हैं पता है? क्योंकि कोरोना का वैक्सीन लगवा दिया। और उन लोग भी सब ने लगवाया हो वैक्सीन। क्या उन्होंने कोई तथ्य बात पर प्रमाणित बात से कहा? नहीं कहा ना। और आप बताइए, शुरुआत में जब कह रहा था सब डर रहा था, आप भी डर रहे होंगे, बता नहीं लगा लेंगे वैक्सीन तो क्या हो जाएगा, लेकिन सबने लगवाया ना। तो शुरू में सबको लग रहा था ये ऐसे ही फेक है, कथन है, कथन की बातें, ऐसी बातें जिसका कोई प्रमाण नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कथन हो सकता है। लेकिन जब वो बात प्रूफ हो जाता है तो सिद्धांत बन जाता है, अब तो थ्योरी बन जाता है। आइंस्टीन ने बल्ब की खोज की बात बनाया तो उसको जब प्रूफ करके दिखाया तो क्या बन गया? सिद्धांत बन गया। तो हमने भी कोरोना की बात जब पूरा मान लिया कि हाँ इस चीज को मिला करके अगर बॉडी में दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिद्धांत हो जाएगा। निष्कर्ष की बात तो नहीं कह सकते, निष्कर्ष मतलब फाइनल कोई चीजों की बात, ये तो होगा नहीं। मेथड भी नहीं कह सकते, तो आप दो ही ऑप्शन में फंस रहे थे, जो आपका हाइपोथेसिस हो जाएगा। क्योंकि ये कहता अस्थाई, ये अस्थाई नहीं है। अगर कुछ अच्छाई बात निकल गया, मान लीजिए मैंने कहा कि ऐसे पकड़ने वाला को हम कहते हैं पेड़ पर रहता था, अगर इसने कुछ और प्रूफ निकल गया तो ये तो गड़बड़ हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता आप इतिहास में पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी शहरी और अशांति प्रिय सभ्यता था, लेकिन उस पर कोई लिखित पर अभी नहीं पाया गया है। लिखित है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया है। जिस दिन पढ़ लेगा ना उस दिन हो सकता है इतिहास बदल जाए। तो हम ऐसे कहते हैं वो परिकल्पनाओं पर आधारित है, अस्थायी कथन है। इसको आप कहेंगे सर ये हाइपोथेसिस है, उसका कोई सिद्धांत और कोई लिखित विचार नहीं मिला है। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे सुमित्रा जी आप। आइए अगले सवाल पर हम चलते हैं। ये अगला प्रश्न है, एक परिकल्पना जो कहती है कि दो चरों के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, वह क्या है? एक परिकल्पना, फिर वही हाइपोथेसिस जिसको कोई देखा नहीं है, अंदाजा लगा के कह रहा है कि यह बात है, कहती है कि दो चरों के बीच महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, वो क्या कहलाएगा? मतलब ये हड़प्पा के लोग हैं और यहां भारत, ये हम लोग यहां अब झारखंड के लोग हैं, इनके बीच कह रहा है, इनके बीच वो सोच रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा प्रमाण हो गया, कोई संबंध नहीं है। कल ही बताए थे, एकदम सही जवाब दीजिएगा, इसका सब दीजिएगा। जब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ मतलब क्या? कुछ मतलब क्या? बताइए जवाब, हमें चाहिए आज जवाब इसका। ये सब प्रश्न आप एकदम ट्रिक से सॉल्व करिएगा। आप परीक्षा हॉल में जिस दिन बैठिएगा ना उस दिन मेरा ही दिमाग का बात आपको नहीं याद आएगा, देखिएगा। आप कर लो पूरा का पूरा, सेशन में लास्ट तक करो। बिल्कुल सही जवाब दे रहे सब। शून्य परिकल्पना, अरे कुछ नहीं है तो शून्य, सबका सही जवाब। वाह, सबका सही जवाब, कुछ नहीं है मतलब शून्य है। यही तो मैं चाहता हूं कि आपका कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन ना दिमाग से बना लो। शून्य परिकल्पना, बहुत बढ़िया। आइए 20वां नंबर, कौन से एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता नहीं है? अच्छी परिकल्पना, एक ऐसा आपने सोच बना लिया, उसका विशेषता क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए। परीक्षा योग्य, टेस्टेबल, हाँ हो सकता है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। उसमें उस परीक्षा जो कल्पना है, वो विचार है, उसमें कहा है उसको हम परीक्षण करें कि सही है कि गलत। परीक्षा योग्य मतलब परीक्षा में पूछा वाला नहीं कह रहा है, उसको टेस्ट करने की बात कर रहा है। वैल्यूएबल, अस्पष्ट, इस पर डाउट रखिए आप। विशिष्ट होना चाहिए, एकदम विशिष्ट बात होना चाहिए। फॉल्सिएबल, मिथ्याईकरण, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, गलत भी ये बात सही हो सकता है। हमने कह दिया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी सभ्यता रहते थे, शहर में रहते थे, शहर जैसा डिजाइन में रहते थे। कौन सा बात हो गया कि ये सही है? क्या गारंटी है? क्या ही गारंटी है बताइए? मिथ्या भी तो हो सकता है, कुछ और प्रमाण मिलेगा, वो कह देगा गलत है, तो ये तो गलत हो गया। अब आप फंस गए कहां? तो आप कहेंगे सर ये आपको 1 2 3 ये स्पेसिफिक जो है सो आप कहेंगे सर ये दो बातें और ये दो बातें तो होना चाहिए, ये तीनों आपको दिख रहा है।
तो क्या नहीं होना चाहिए? अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। अस्पष्ट बातें कोई घुमा फिरा के बातें करेगा, आपको समझ में आएगा? बकवास लगेगा, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो स्पष्ट तो यही तो आपका साफ ऑप्शन दिख रहे हैं। आइए यहां चलते हैं 21वां नंबर। फिर डेटा संग्रह वाला आ गया है। ये सब डेटा कलेक्शन वाला टॉपिक से है। डेटा संग्रह तकनीक जानकारी एकत्र करने के लिए आमने सामने की बातचीत शामिल करती है। आमने सामने पिछले दिन बताए थे, जवाब सही तो एकदम इसी पैटर्न का सवाल था, इसी पैटर्न का सवाल था। जवाब अगर नहीं दिया तो सोच लीजिए सब कोई, जल्दी से जवाब दो इस प्रश्न का। इस प्रश्न का जवाब, आई वॉन्ट योर आंसर, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए हो गया, लगता है सबका जवाब आ गया। सबका जवाब आ गया, बिल्कुल सही। साक्षात्कार, बिल्कुल सही जवाब। सबका जवाब आ चुका है। साक्षात्कार, बिल्कुल बिल्कुल सबका सही। सर अप्लाइड इंग्लिश का कौन सब सब्जेक्ट? अप्लाइड इंग्लिश का कौन सब्जेक्ट है? इंग्लिश है, वो इंग्लिश ऑनर्स जिनका है बिट्टू जी, उसको देखना है। ये साक्षात्कार बिल्कुल सही, ये पढ़ाए हैं, इसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना। आइए अब आइए अगला प्रश्न, ये लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कहता है बिना हस्तक्षेप के उसके प्राकृतिक वातावरण में व्यवहार का अवलोकन करना इसका एक उदाहरण है। कल इस तरह के प्रश्न हम लोग एक किए थे। अगर आप सब हमारे साथ लगातार बने हैं तो आपको जरूर इस प्रश्न का आंसर भी याद आ जाएगा। बताइए जल्दी से क्या कहता है, सुनिए पहले प्रश्न को पढ़िए। बिना हस्तक्षेप का उसके प्राकृतिक वातावरण में व्यवहार का अवलोकन करना। बिना हस्तक्षेप मतलब जैसे मान लीजिए समाज में कोई चीजें हैं, या कोई दुकान में आप गए या किसी एरिया में गए, वहां आप देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, उससे बिना पूछा ताछा कुछ नहीं करना, आप अवलोकन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। कल हम कहे थे आपको, गिलास वाला पानी का एग्जांपल देके हम बताए थे आपको कि भाई अवलोकन करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो ऑब्जर्व मतलब उसको छूना छापना कुछ नहीं है, आप बिना देखे उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, अवलोकन कर लेंगे। लेकिन अवलोकन में किस प्रकार का अवलोकन यहां पूछ रहा है कि वरना किस प्रकार का, एक उदाहरण है सहभागी अवलोकन, संरचित अवलोकन, गैर सहभागी अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन। 4 प्रकार की अवलोकन का यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा है। आप सब बता दीजिए, बताइए जवाब। अगर आप शब्द समझ गए होंगे तो बताइए। नियंत्रित, क्या नियंत्रित? खुद को कंट्रोल करना, जबरदस्ती कंट्रोल करना, ये तो होगा नहीं। सहभागी किसके साथ? आपने भाग ही नहीं लिया तो सहभागी कहां? आप उसको सहभागी किसको कहते हैं? आप इनसे पूछ रहे हैं, वो उनसे पूछ रहा है, पूछे ही नहीं। सुमित्रा जी इस बार आप गड़बड़ हो गए। बिना छुए, छूना नहीं है और उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है। बच्चों को पढ़ाइएगा तो उसको देख के ही आपको अंदाजा लगा लेना है कि बच्चा किस प्रकार का ब्रेन का है, कैसे समझेगा, कैसे पढ़ेगा। उससे आपको बातचीत करके तो ठीक है पता चलेगा जो, लेकिन आपको क्या है साइकोलॉजिस्ट टाइप्स का आपको सोचना पड़ेगा। तो आप कहते हैं सहभागी मतलब क्या हो? उसके साथ आप भाग लेंगे, भाग लेने ही नहीं कह रहा है, ये कह रहा बिना हस्तक्षेप का, उसके साथ भाग लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना है। तो ना ये होगा ना ये होगा। अब यहां 2 आ गए। संरक्षित मतलब क्या होता है? क्या संरक्षित करिएगा बताइए?
अरे भाई बताओ, भाग ले ही नहीं लेना है, कौन सा आंसर होगा? दोनों को किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना है। जवाब अभी बताओ, आप सब बताओ एकदम, अब बताओ जवाब, सटासट सबको बता देगा, देखना फटाक से बता देगा। समझ गया सब टर्म्स बंदा, सब धड़ाधड़ समझ गया जी। कोई सहभागी नहीं रखना है, दोनों में कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखना है। बताइए दिलीप बाबू, राम रतन जी, मिथुन जी, सब लोग बताइए कैसे गड़बड़ हो गए। एकदम बताओगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, आंसर आना चाहिए। ये दोनों में आप फंसे हुए हैं। सहभागी मतलब नहीं भाग लेना है भाई, स्वभाग में कह रहा हूं यहां बिना हस्तक्षेप मतलब दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। कौन सा होगा कांटेक्ट नहीं रखना है? स्पष्ट दिख रहा है, यस एकदम सही जवाब, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए यही तो चाहिए मुझे कि मेरे बच्चे बिना इतना मोटा मोटा ग्रंथ को किए थोड़ी सी कंसेप्ट में प्रश्न सॉल्व करने लायक बन जाए। समझ गए बात? और आप कर सकते हो मेरे बच्चे। ये देखो भाई, गैर सहभागी बिना हस्तक्षेप करना ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे आइए। मजा आ रहा है ना आप लोग को सेशन करने में? मजा आ रहा है भाई? सेशन करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? प्रश्न से कुछ डायमेंशन खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है बताइए? जो लोग लेट जुड़ रहे हैं, पीडीएफ का लिंक वहां पर ले लीजिए। आप सब पीडीएफ के लिंक पर क्लिक कर दीजिए, पीडीएफ में आप चले जाइए, सब पीडीएफ वहां पर मिलेगा, क्लास का नोटिफिकेशन सारा चीज मिलता रहेगा। और जो हमारे रेगुलर क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो 7870 जो नंबर आपको दिख रहा है 7870721111 पर हमें आप फोन कर लीजिए। विशेष ऑफर आज भर है, उस ऑफर को आप भाग ले सकते हैं। चलिए आज देखते हैं पर प्रश्नावली और अनुसूची के बीच एक मुख्य अंतर क्या है? प्रश्नावली और अनुसूची के बीच मुख्य अंतर क्या है, सो बताइए, बताइए सब। क्वेश्चन पढ़िए। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और सब बताइए, प्रश्नावली और अनुसूची। प्रश्नावली किसको बोलते हैं? क्वेश्चन किसको कहते हैं? जब किसी के सामने बैठते हैं और आसपास में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रश्नावली। अब आ गए अनुसूची। अनुसूची यानी कह रहा है क्या? क्वेश्चनर एंड आर ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा इसका इंग्लिश में कहा है, इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। वही तो हम सोच रहे हैं इंग्लिश में देखिए। बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स के बीच में और क्वेश्चनर के बीच में पूछ रहा है क्या मुख्य रूप से अंतर है, ये आपको जानना है। शेड्यूल मतलब क्या है? अनुसूची मतलब क्या है? पहले से कोई सूची तैयार है उसको हम अनुसूची बोलेंगे। और क्वेश्चनर मतलब क्या होता है कि हम आपसे कोई प्रश्न कर रहे हैं बैठ करके, कोई वहां एट द मोमेंट हम आपके पास बैठे हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन शेड्यूल मतलब पहले से तैयार है। आइए अब देखते हैं इसका। प्रश्नावली हमेशा शोधकर्ता द्वारा प्रशासित की जाती है और अनुसूचियां स्वप्रशासित होती है। क्या ये सब बकवास का दे दिया है? शोधकर्ता के द्वारा प्रशासित की जाती है। यहां देखते हैं, प्रश्नावली स्वप्रशासित होता है और अनुसूचियां गणनाकार द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसको आप डाउट में रख सकते हैं। प्रश्नावली केवल, आपको मैंने एक बात कहा था, केवल वाला ऑप्शन को एकदम फटाक से काट देना। लीजिए काट दिए। आइए यहां, हमेशा प्रश्नावली खुले छोर वाली होती है, अनुसूचियां बंद छोर वाली होती है। अब यहां पर फंसे हैं दो में फंसे हैं आप। दो ऑप्शन आपके पास है। हमने कहा प्रश्नावली जो होता है, आप अपने विचार से न पूछिएगा जी। प्रश्नावली, इंटरव्यू देने किसी को बैठते हैं, वो इंटरव्यूअर क्या करेगा? आपका पहले तैयारी करके गए हैं वही वाला पूछेगा? बता दीजिए कि नहीं सर हमने जो पढ़ के गया होता वही हमसे पूछ लेगा। यानी आप ये कहिएगा कि भैया कि यहां पर आपसे पूछ रहा है, खुला प्रश्नावली खुला छोर वाली होती है, अनुसूचियां बंद छोर वाली होती है। और इसको देखिए, प्रश्नावली स्वप्रशासित होता है, मतलब अपने तरीके से वो पूछेगा। और दूसरा, अनुसूचियां गणनाकार होती है, अनुसूची में पहले से लिस्ट तैयार होता है कि यही काम होगा। इसमें कह रहा है खुला छोर मतलब क्या होता है? और अनुसूचियां बंद छोर। ये खुला छोर और बंद छोर कहने का मतलब क्या कह रहा है? ऑप्शन यहां ये कहना चाह रहा है कि भाई जो प्रश्नावली होगा, जो क्वेश्चनर होगा, वो
आपके विचार पर डिपेंड करेगा, हमारे विचार पर डिपेंड करेगा, मतलब दोनों तरफ से हो सकता है। खुला मतलब आप पर तरफ भी, हमारे तरफ भी खुला, ऐसा नहीं होता है प्रश्न में। प्रश्नावली में एक तरफ खुला होता है, स्व व्यक्ति जो चाहता है वो पूछता है, सामने वाला बैठ के सुनता है, तो आप कहते हैं ये स्व प्रशासित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे स्व प्रशासित। जो नंबर बी कह रहे हैं इसका मतलब वो प्रश्न समझ रहे हैं और सही आंसर आप दे पा रहे हैं। सब लोग समझने लगो, डेली जुड़ो ना, सब लोग समझने लगोगे, डेली जुड़ो, देखना आप सब समझने लगोगे। इसका जवाब दीजिए, हमें चाहिए। 23वां प्रश्न आपके बीच आ गया। एक शोध रिपोर्ट में आमतौर पर कौन सा खंड सबसे पहले दिखाई जाती है? सबको को पता है इसमें क्या होना चाहिए, बताइए। 23-24 का बताइए। एक रिसर्च रिपोर्ट आप बनाइएगा, उसमें सबसे पहले क्या दीजिएगा? रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहले क्या दीजिएगा आप? उसका इंट्रोडक्शन ना लिखिएगा जी, क्या है, परिचय। फिर ना आप दूसरा चीज आप लिखिएगा, ये ग्रंथ सूची, ये सब कहां से आ पाएगा? पहले तो आप पहले परिचय दीजिएगा, किस चीजों का आप लिख रहे हैं, किस चीजों का तैयार कर रहे हैं। मेरा सही हो गया, बहुत बढ़िया रोहित जी, बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए सब कोई जवाब सही दे रहे हैं, मेरा बिना कहे अब आप जवाब दीजिएगा, एकदम सही जवाब आप सब दे रहे हैं। तो प्रश्न का सॉल्विंग नेचर लाइए भाई, स्मार्ट बनो, स्मार्ट। भोथर बनने से परीक्षा पास नहीं करोगे, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस है ना, आर्ट्स के बच्चे को सब बुड़बक समझता है, कहा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, इसे आर्ट्स पढ़ा है बचपने से, जो बच्चा सबसे बुड़बक होता है आर्ट्स रखा, ऐसा सोचता है, उसको ऐसा सोचता है। लेकिन आर्ट्स के बच्चे सबसे होशियार होते हैं, लेकिन पता है वो अपना दिमाग को दूसरों के बहकावे में और दूसरों के इधर उधर के चक्कर में लगा लेते हैं, इसलिए नहीं वो स्मार्ट बन पाते हैं। जो सही बनाता है, आपको पता है 2015-16 में जो टीना डाबी टॉप करी थी वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी। और क्यों आर्ट्स की स्टूडेंट टॉप कर गई भैया? क्योंकि उन्होंने सही लाइन में, सही लेंथ पर, सही जगह पर दिमाग लगाई, इसलिए वो टॉप कर गई। आर्ट्स मतलब कला है जी, आपके पास हर प्रकार का कला है, तो स्मार्टली सोचिएगा तब ना। आप साइंस क्या है, एक विशेष क्षेत्र में तैयारी कर रहा है, कॉमर्स एक विशेष क्षेत्र में तैयारी कर रहा है, आपने कलात्मक गुण पढ़ा है, इसलिए आपको यह ध्यान देना पड़ेगा। हाँ अंजलि जी, वेरी गुड इवनिंग, जोहार, बहुत स्वागत है आपका। आप लेट ज्वाइन किए बाबू, आप प्रतिदिन ज्वाइन करिए हमारे साथ। जो लोग भी लेट देख रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, ऊपर ज्वाइन करो। मैं दिमाग नहीं खोल दिया तो मैंने आपको कहा, आपका 30 से 40% क्वेश्चन ना ऐसे ही सॉल्व कर दोगे आप, और वही बच्चा का सिलेक्शन होगा। आपको लगता है 150 में 150 पूरा सिलेबस टॉपिक पढ़ करके याद रख के आप जा पाओगे? नेवर, गारंटी लिखित ले लो, तुम पूरा किताब नहीं रट के जा पाओगे आप। वही बच्चा सिलेक्टेड होंगे जो लोगों के पास कम से कम 30 to 40% एबिलिटी, इसके अलावा सोच करके जवाब देने को होगा। इसलिए एक शोध प्रबंध में साहित्य समीक्षा खंड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साहित्य, लिटरेचर का आप क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। साहित्य, साहित्य किसको कहते हैं? हरिनारायण जी, वेरी गुड इवनिंग, जोहार बाबू, बहुत स्वागत है। प्रतिदिन जुड़िए, दिमाग खुल जाएगा आपका। और जो लोग लेट जुड़ रहे हैं, वहां पर देखिए व्हाट्सएप का लिंक जा रहा है, उस लिंक में आप ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ सब वहीं पर मिलेगा। आइए देखते हैं साहित्य समीक्षा खंड का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रेजेंट रॉ डाटा, कच्चा डाटा प्रस्तुत करना, सभी निष्कर्षों का सारांश देना, मौजूदा शोध को आलोचनात्मक मूल्यांकन करना और मौजूदा सिद्धांतों का उल्लेख किए बिना सिद्धांतों का प्रस्ताव करना। चलिए जवाब दीजिए। नहीं, कोई सॉरी का बात नहीं बाबू, डेली आइए, है ना, चीजें आप सीखिएगा। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, आप चाहते हैं माध्यमिक आचार्य बनना, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि डेली आप रहिए हमारे साथ, डेली रहिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। कई चीजें ना कई बार आपको ढूंढने से बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, और कई चीजें अपॉर्चुनिटी से बहुत अच्छे मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको चयन करना है, क्योंकि आप पीजी हैं, बीएड हैं, इसका मतलब आपकी उम्र कम से कम 30 होगी, एटलीस्ट 28, 29, 30 या 30 के पार होगी। आप में यह सोच करने की और डिसीजन लेने की क्षमता नहीं आया कि कहां हम बेहतर करें, क्या हम बेहतर करें और कौन सा प्रश्न को कैसे सॉल्यूशन, तो फिर आप टीचर नहीं बन पाओगे। ठीक है, यहां आते हैं। कह रहा है शोध पत्र में साहित्य की बात कर रहा है। पहले साहित्य किसको कहते हैं? अपने विचारों को, ध्यान से सुनिए मेरा बात,
अपने विचारों को, चाहे वो प्राकृतिक का विचार हो, पर्यावरण का विचार हो या और कोई विचार हो, अपने विचारों को सकारात्मक रूप से उसको एक मैसेज परत बना करके अगर किसी चीजों को आप लिख रहे हैं तो हम कहते हैं क्या कि वो साहित्य है। इसमें आलोचना भी होता है और समालोचना भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें आलोचना भी होता है, समालोचना होता है। मान लीजिए आप क्या है, वर्तमान सरकार पर आपने एक किताब लिखा, क्या लग रहा है कि आप खाली इसका अच्छा ही लिखिएगा तो आप अच्छे साहित्यकार नहीं है, वो फिर चाटुकार हो जाएंगे। आप तभी एक अच्छे साहित्यकार बन सकते हैं जब आलोचनात्मक चीजों का मूल्यांकन करते हैं। जिस दिन आपने एक पक्ष को देखने लगा उस दिन सोच लीजिए आपके सारे विचार खत्म हो गए, आप मर गए, कोई काम का नहीं है फिर आपकी ऐसी सोच। इसलिए आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहते हैं सर क्या सभी निष्कर्षों पर सारांश देना, सारांश देगा जी, जो बी 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 सब लोग दे रहे हैं एक साथ घुर फिर करके, कच्चा डेटा क्या ला करके देगा इसमें? आप कह रहे हैं सारांश देगा, आप कह रहे हैं मौजूदा शोध का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना, इसको रख सकते हैं आप, मौजूदा सिद्धांतों का उल्लेख किए बिना, ये तो उल्लेख किए बिना हो ही नहीं सकता। फंस गए ना ऑप्शन में आप लोग। इसलिए मैं कहता हूं अभी आपको वक्त लगेगा चीजों को ऑब्जर्व करने में, समझने में लगेगा। अब डेली पढ़ोगे, एक दिन के क्लास में, एक दिन की चीजों में आप सोच लोगे नहीं होगा बाबू। आप उस ग्रेड पे बनेंगे, नौकरी लेंगे जो पीजीटी वाला है, माध्यमिक आचार्य है, आप समझिएगा, प्लस बीएड प्लस आप पीजी उम्मीद वहां जो होता है सिलेबस उसका। तो आप कहते हैं किसी चीजों को जब तक आलोचनात्मक रूप से उसकी अच्छाई और बुराई का मूल्यांकन नहीं करोगे तो कैसे आप साहित्यकार बनोगे? हमको बताइए ना। साहित्यकार एक पक्ष को दिखाने वाले अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते हैं। साहित्यकार मतलब क्या? विचारों का आईना आप दिखा रहे हैं, सच्चाई दिख रहे हैं लिख करके। आज ना टीवी मीडिया इंटरनेट हो गया, पहले कैसे दिखाता था? गोदान क्या था जो प्रेमचंद्र साहब का था, आपने देखे हैं समाज में कितनी बुराइयां कितनी चीजें हैं, वो सब दिखाने के प्रयास किया है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। आइए 26 नंबर प्रश्न चलते हैं। 26 नंबर में कौन सी शोध विधि संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण पर है? संख्या जब जहां लिखा रहेगा तो संख्या से संबंधित आएगा, है ना। अब बताइए संख्या कहां पर है? केस में होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। कहां संख्या लिखा हुआ? क्वांटिटी मात्रा यहां पर लिखा है ना। ये सब प्रश्न ऐसे सॉल्व करोगे आप? बताइए, संख्यात्मक है, ऐसे प्रश्न ऐसे सॉल्व करोगे आप। यहां संख्यात्मक मात्रा, मात्रात्मक होगा, संख्या क्वांटिटी मात्रा, ऐसे सॉल्व करिए। धरे की धरी रह जाएगी आपकी सपना माध्यमिक आचार्य बनने का, अच्छे से तैयारी नहीं करा तो। चलिए इसको देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक विश्वास, दृष्टिकोण और मूल्य प्राप्त करते हैं उस इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है बताइए? बताइए, बताइए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सूरज जी, दिलीप जी, हरिनारायण जी, जवाब दीजिए इसका। पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक विश्वास, दृष्टिकोण और मूल्यों प्राप्त करते हैं उसे इस रूप में कहते हैं। क्या राजनीतिक भागीदारी वाला सिर्फ करेगा, राजनीतिक विकास वाला करेगा, या राजनीतिक सब दुनिया को देखेगा, सबको देखेगा? अपीयरिंग कोर्स पीजी से होगा सर, कब तक कंप्लीट आपका होने की चांसेस है बताइए? पीजी में नंबर क्या भरिएगा आप? राजनीतिक विरोध तो होगा नहीं। जब यहां सब चीज कह दिया, दृष्टिकोण देखना है, विश्वास देखना है, तो विश्वास ये सब कहां देखिएगा? समाज में नहीं देखिएगा। कई बार तो ये टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं आपको सोशियोलॉजी से जोड़ के, बहुत बढ़िया। दास जी सही है सर, क्या टेस्ट सीरीज आएगा सर प्लीज? हाँ, अभी लॉन्च हो गया होगा, आज ही कल में लॉन्च हो जाएगा हमारा टेस्ट सीरीज। आतिश जी, टेस्ट सीरीज हमारा लॉन्च हो जाएगा, बिल्कुल आएगा। क्लास टेस्ट भी आएगा, जो हमने पढ़ा रहे हैं ना वो सारा ऐप में टेस्ट भी अवेलेबल रहेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट। देखिए सब जवाब सही देने लगा, देख रहे हैं 2 दिन का क्लास में लोगों का दिमाग बदल गया, मुंड बदल दिया मैंने। सोचिए 2 महीने का क्लास लूंगा तो कहां फाड़ दूंगा। सबका सही जवाब आने शुरू हो गया है।
भाई मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपको दिमाग दे देना है बस। कलाकार आप खुद हो, कला पढ़े हो, आर्ट्स पढ़े हो, सबका सही जवाब आ गया। किसे राजनीतिक समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक माना जाता है? लीजिए बताइए, एकदम बताइए। पहला समाज का बात कह रहा है, समाज को ध्यान में रखिएगा। समाज में सबसे पहला व्यक्ति कौन होता है बताइए? कल भी बताए थे, समाज का पहला व्यक्ति कौन होगा? एकदम इस प्रश्न का जो गलत किया है तो उसको धपाक से खींच देंगे। बताओ, कल भी बताए थे प्रश्न। 28 का प्रश्न का कोई जवाब गलत नहीं करेगा, मुझे विश्वास है कोई जवाब गलत नहीं करेगा इस प्रश्न का। कल मैंने सबका ब्रेन चेंज किया है, आज भी कर रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं मैं। 28 का जवाब आने शुरू हो गया है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखिए दास जी क्या कमाल हो रहा है सो कंसेप्ट बिल्डिंग करने से। चलिए, कंसेप्ट बिल्डिंग करोगे बेटा, ऐसे ही प्रश्न का जवाब बनाओगे। 2026 में है तो थोड़ा समस्या होगी आपके साथ। अब आइए, किसी समाज में राजनीतिक व्यवहार के लिए संदर्भ प्रदान करने वाले साझा मूल्य, विश्वास, प्रथाएं सब दे दिया। लो, प्रथा भी दे दिया, विश्वास भी दे दिया, कहां जाएगा बताओ? ये भी सवाल सॉल्व करो सब, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। ये भी सवाल सॉल्व करके जाओगे आप, जो अभी अभी ज्वाइन किए अभी सॉल्व करके दिखाओ। यहां सामाजिक राजनीतिक मूल्य सब कह दिया, हाँ, नाच गान डांस वांस सब कह दिया, तो किस में आएगा एकदम बताओ? अगर किसी ने गलत किया है, अरे भैया कोरडुल्ला, अभी मैं आपको दमादम दूंगा, इतना देर से मैं कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं। और यहां प्रथा किसमें आता है? पूजा पाठ पर्व त्योहार प्रथा किसमें आता है? क्या विचारधारा है? क्या जनमत है? क्या कोई प्रणाली है या संस्कृति है? बताइए, बताओ बताओ। सवालों का जवाब देने के लिए आपको ब्रेन, देखिए सबका सवाल सही, एकदम सही है, जवाब आने लगा। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे भैया तुम लोग तो सीख लिया। ओफो दास जी, जनमत नहीं होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा बाबू, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? जनमत क्या होता है? 10 आदमी मिलकर के कोई बात कहा जनमत। हरिनारायण जी थोड़ा सोचो, हम जब कह रहे हैं पूजा पाठ प्रथा सब चीज, वो कहां होता है? संस्कृति है ना हमारी, संस्कृति है भाई, संस्कृति है। जनमत तो होता ही नहीं। जनमत मतलब जनता का मत, जनता का मत कहां से आ गया इसमें? जब विश्वास और व्यर्था और विश्वास भरोसा कह दिया, वहीं से तो एक शब्द से आंसर आपको निकलना था, राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप सब लगे रहो, एकदम होगा। अभी जो कुछ लोग आज जुड़े हैं उन लोग का कंसेप्ट थोड़ा सा बिल्ड नहीं हो पाया, कल जो जुड़े हैं उनका बहुत कुछ हो गया, अभी तो लगातार हम जुड़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में नागरिकों को राजनीतिक प्रणाली की उच्च जागरूकता होती है और वे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? बताइए, प्रश्न पढ़िएगा। राजनीतिक संस्कृति है मतलब प्रथा पूजा पाठ धर्म सब, नागरिकों को राजनीतिक प्रणाली की उच्च जागरूकता होती है, मतलब पूरा होता है यहां तक। ठीक, जागरूक खूब होते हैं और वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कल हम लोग पढ़े थे, एकदम पूरा भाग लेगा, मतलब हम तुम्हारे साथ, आप मेरे साथ सब बैठ के एकदम जवाब दीजिए इसका, देखेंगे कौन सब दे सकता है। हरिनारायण जी इस बार आप गलत करे तो सोच लेना भाई। भाग ले रहा है सबको, यहां लिख रहा है सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो भाग लेने वाला बता दीजिए आप सब, भाग लेने वाला बताइए, एकदम बताइए सब। आतिश का सही जवाब हरि, एकदम वाह, देख लिया ना, इसे कहते हैं कंसेप्ट, इसे कहते हैं कंसेप्ट। बहुत बढ़िया, सुमित्रा जी एकदम बवाल मचा के रखी भाई, सब आंसर सही दे रही है। चलो आगे बढ़े, अगला देखते हैं। ये लीजिए, ये लो, लोगों का एक छोटा समूह, लोगों का एक छोटा समूह जो समाज में शक्ति और प्रभाव का एक असमानुपातिक मात्रा रखता है, उसे इस रूप में संदर्भित करता है। असमानुपातिक समूह जो समाज में शक्ति और प्रभाव का, मतलब समाज में जो अपना शक्ति है उसका कहता है असमानुपातिक, मतलब बराबर नहीं है।
तो पूछ रहा है कि ये क्या कहलाता है, सर्वहारा वर्ग और जनता, नौकरशाह, राजनीतिक। आप जानते हैं समाज में कार्ल मार्क्स के समय उसके बाद दो वर्ग उभर के आए, एक सर्वहारा वर्ग, आगे पढ़िएगा, और दूसरा बुर्जुआ वर्ग। ये दोनों का कंसेप्ट समझिए पहले। जो सब जगह हार गया है, उसका कोई नहीं है, फैक्ट्री का मालिक, दुनियादारी सब उसको शोषण कर रहा है, उसको कहते हैं सर्वहारा। मतलब मजदूर, गरीब, पिछड़ा वाले लोगों को कहते हैं सर्वहारा वर्ग। पहले समझिएगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिछड़े, जो दबे कुचले गरीब जो है ना, वो सर्वहारा वर्ग कहलाएंगे। जो सब जगह हारा वही है सर्वहारा। और बुर्जुआ, जो बुर्ज खलीफा जब बना, जैसे जैसे बिल्डिंग बना रखा है अपना धन संपत्ति से, उसको कहते हैं बुर्जुआ। क्लियर है? तो बुर्जुआ की संख्या ज्यादा है और सर्वहारा की संख्या कम है। अब आइए यहां पर पूछ रहा है, समानुपातिक मात्रा पर रखता है और इसे इस रूप में संदर्भित करता है। हम कह के हैं यहां और यहां की बात कर रहे हैं, गैप की बात कर रहे हैं। बताइए, गैप की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा? नौकरशाह, ये सब तो होगा नहीं। सर्वहारा यहां क्या कह रहा है? छोटा समूह समाजों में शक्ति और अभाव का एक असमानुपातिक। मतलब क्या है? राजनीतिक, इसको जो है अभिजात, इसी को कहते हैं नोबल क्लास के लोग, अभिजात वर्ग नहीं, अभिजात वर्ग कह रहे हैं इसको। जनता कैसे कहोगे भाई? जनता में तो सब आ जाएगा, फिर फंस गए तुम लोग। जो लोग सी कह रहे हैं वो बताओ कैसे सी होगा भाई? कुजूर भाई साहब, आप गड़बड़ हो गए थोड़ा सा, यहां गड़बड़ हो गए ना। हमने क्या कहा कि दो वर्ग है इस दुनिया में, एक सर्वहारा जो सबसे गरीब है, पिछड़ा पर है, पिछड़ा लोग है, सर्वहारा है, और जो बहुत अमीर है उसको बुर्जुआ, अभिजात वर्ग लोग, नोबल क्लास के लोग है। तो कहता है कि इसमें किस बात की बात कर रहे हैं हम लोग? जिसमें वो समाज में प्रभावित करने वाले असमानुपातिक। तो असमानुपातिक कहां दिखेगा? राजनीतिक अभिजात वर्ग में दिखेगा, जहां अमीरी और गरीबी का क्या रहेगा? बहुत फासला रहेगा। नहीं, ये खाली कहता कि नहीं, पिछड़ा होता आदमी को देखना है तो सर्वहारा होता, लेकिन पिछड़ा तो नहीं कह रहा, इस तरह कह रहा। तो अभिजात वर्ग को वहां पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए कोई बात नहीं, होगा, धीरे धीरे सारा हो जाएगा। अभी वक्त है आपके पास, जैसे जैसे समय आपका, चीजों को रोज हम लोग पढ़ेंगे वैसे होगा। एक किस सिद्धांतकार ने तर्क दिया कि समाज हमेशा एक अल्पसंख्यक द्वारा शासित होता है, जरूरी नहीं है कि आर्थिक वर्ग के आधार पर हो। किसने कहा था ये बात? ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप जानेंगे। इसने ये कहा कि भाई समाज जो है ना, हमेशा से एक अल्पसंख्यक द्वारा ही चलता है, मतलब इसकी संख्या कम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समाज में क्या होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं बुर्जुआ वर्ग, जो बुर्ज खलीफा जैसा जैसा बड़का बड़का बिल्डिंग बना के, उसकी संख्या तो कम है ना जी, वो अल्पसंख्यक हुआ ना। और जिसको अधिसंख्यक होते हैं, बहुसंख्यक जो होते हैं, मेजोरिटी में जो होते हैं, उसकी संख्या बहुत है, वो नहीं चला रहा है समाज। आपको क्या लग रहा है कि भारत में जो टैक्स पेयर है वो कौन है? आप और हम हैं। हम और आप जो टैक्स दे रहे हैं ना, वो इधर आ रहा उधर चल जा रहा है। जो बड़े बड़े नोबल क्लास के लोग हैं ना, अंबानी, अडानी, ये लोग जो टैक्स देता है, उससे सरकार चल रही है। तो कह रहा है वो कौन व्यक्ति इसको इस तरह कहा? तो याद रखिएगा, इसको विल्फ्रेड प्रेटो ने ऐसा कहा था। अंदाजा इसमें लगाने से कोई फायदा नहीं था, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट वाला नहीं था, ये याद रखने वाला था। आपको वहां पढ़ाएंगे ये सब सारी चीजें। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पारंपरिक समाज अपनी राजनीतिक प्रणालियों में आधुनिक विशेषताओं को अपनाता है। ठीक है, आप कहता पारंपरिक समाज है, उसमें वो आधुनिक प्रणाली को अपनाएगा। राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक क्षय मतलब कम हो जाना, ये तो अपना खत्म है यहीं से। उदासीनता भी यहां पर नहीं आ रहा है, क्रांति एक आ रहा है और यहां पर आ रहा है। तो साफ साफ ऑप्शन देख रहा है, राजनीतिक आधुनिकीकरण होगा। आधुनिक चीजों को अपनाइएगा, आधुनिकीकरण ना। क्रांति लाने से क्या मतलब है? ये सब तो ऐसे पकड़ा जा रहा है आंसर। हाँ, 32 का सी नहीं होगा सुमित्रा जी। अच्छा, 32 का बोल रहे हैं, 33 का जवाब दीजिए। 33 का जवाब दीजिए। चलिए, 33 का बी नहीं होगा सुमित्रा जी। उसको देखिए प्रश्न को आप कैसे, फिर गलत कंसेप्ट
आप लोग धर लिए। यही सब हमको गुस्सा बढ़ता है कभी कभी। क्लब यहां जब आधुनिक की बात कर रहा है तो क्रांति आने से आधुनिकता आ जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स में वर्क सिद्धांत दिया है ना सर? हाँ दिया है। यहां आधुनिक तब आधुनिकता आ जाइएगा। आधुनिकता मतलब क्या है? अभी आप कह रहे हैं ई गवर्नेंस से हम शासन कर रहे हैं, इंटरनेट से सारी चीजों को सुधार रहे हैं, तो ये क्रांति लाने से होगा। क्रांति मतलब होता बदलाव, चेंज। ये बदलाव कैसे आएगा? आधुनिक चीजों को अपनाइएगा तब ना। आधुनिक विशेषताओं को समाहित करने की बात करा तो राजनीति को आधुनिकीकरण करना होगा। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, उनके पिताजी गुरु जी जो है सो दिल्ली में बीमार हैं, वो वहां पर हैं, वो वहां पर हैं, लेकिन वो राजधर्म भी पूरा कर रहे हैं। अगर कोई उनके संज्ञान में मामला आ रहा है तुरंत ट्वीट करके वो बता रहे हैं कि भैया गिरिडीह डीसी ऐसा करो, जायबारसा डीसी ऐसा करो, ये ऐसा करो। तो वो क्या आधुनिकीकरण को अपना लिए हैं, तो अपनाना पड़ेगा, है ना। आकांक्षा जी, हाँ डेली होती है, डेली आप हमारे साथ जुड़िए और वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ऊपर का जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, पीडीएफ ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप जुड़िए। उसमें आपको मैसेज चला जाएगा कौन से समय में कितने बजे से क्लास लगनी है, क्या पीडीएफ मिलना है, सारा चीज चला जाएगा। राजनीतिक आधुनिकीकरण अभी आ गया। अक्सर कौन सा कारक जुड़ा हुआ है? कृषि निर्भरता में, शहरीकरण में, पारंपरिक पदानुक्रमों में, साक्षरता दरों में कमी। राजनीतिक आधुनिकीकरण से अक्सर कौन सा कारक जुड़ा हुआ है बताइए? आधुनिकता कहां होगा? कहां पर इंटरनेट और नए नए फैसिलिटी शुरू हो पाएगा बताइए सर? परंपरा से, कृषि से, साक्षरता दर से कमी से, बताइए कहां शुरू होगा? ये शुरू होगा कहां? शहरों और औद्योगिकीकरण की व्यवस्था से शुरू होगा। ठीक है, पूरा कंसेप्ट हमने आपको फाड़ दिया है। चलिए अब देखते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अक्सर किस ओर ले जाता है। यह प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसका जवाब आप सबको दीजिए। हरिनारायण जी, थोड़ा सा आपको रेगुलर रहना पड़ेगा बाबू। देखिए आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आप थोड़ा बीच बीच में फंस जा रहे हैं। हाँ शहरीकरण, सुमित्रा जी सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी आपका पहला क्लास, शायद पिछले क्लास आप नहीं जुड़े थे, जुड़िए। राजनीतिक आधुनिकीकरण का अक्सर किस ओर ले जाता है बताइए? आधुनिकीकरण करिएगा तो कहां ले जाएगा? वैश्विक राजनीति की ओर। सामंती, सामंती मतलब कोई अमीर आदमी की तरफ एक इस तरह, या फिर आपका कहता है लोकतांत्रिक संस्थाओं की बढ़ती कदम राजनीतिक, और एक है राजनीतिक भागीदारी में कमी। बताइए किस ओर लेके जाएगा? बताइए किस ओर लेके जाएगा? सी, सी तो काट दिया हमने पहले ही, सी कैसे होगा दिलीप भाई बताओ? सामंत में कहां से होगा? जब मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा, नए नए चीजें आएगा, लोग जागरूक होंगे, तो लोग जब जागरूक होंगे तो लोगों की तरफ न बढ़ेगा। तो लोग कहां है बताइए? लोग है कहीं पर? हाँ है, लोग यहां है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ेगा। लोग है तो लोकतांत्रिक न बढ़ेगा, लोग जो चाहेंगे वही ना होगा। अभी आपको देखिए कोई भी समस्या होता है, फटाक से आप क्या करते हैं, वीडियो बना के ट्वीट कर देते हैं, ट्विटर में आंदोलन करने लगते हैं। तो ये सब लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना बाबू। ठीक है, हाँ देखिए इस बार हरिनारायण जी समझ गए, बहुत बढ़िया जवाब, बी का सही जवाब है इसका। 36वां प्रश्न आइए। विकासशील देश, विकासशील देश मतलब जो अभी भी विकास कर रहा है, विकास कर रहा है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक प्रमुख चुनौती निम्नलिखित में से क्या है? उसके पास क्या सबसे बड़ी चैलेंज है? जैसे भारत में देखिए राजनीतिक आधुनिकीकरण को करना चाहता है हम सारे मॉडर्न क्लिप्स के माध्यम से अपनी संस्था को बेहतर करें, लेकिन उसके पास समस्या क्या है सबसे बड़ा, ये बताइए। 36 नंबर प्रश्न को आप सब बताइए, उसके पास सबसे बड़ी समस्या क्या है वो आपको बताना है। कहता है बहुत अधिक राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक परिवर्तन की कमी, परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करना, और बाहरी प्रभाव की अनुपस्थिति। 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या कमी है बताइए? 36 का ए कह रही है, बहुत अधिक राजनीतिक स्थिरता। स्थिरता कहां होता है? कह रहा चुनाव, भारत में राजनीतिक स्थिरता है बताइए सुमित्रा जी?
कभी इस पार्टी का, कभी उस पार्टी का, कभी इस पार्टी का, कहां है? ये तो होगा नहीं, स्टेबिलिटी तो होगा नहीं। और लोग कमेंट करिए। 34 का सी लिखे थे, हाँ ठीक लिखे थे, बढ़िया लिखे थे। बाहरी प्रभाव, ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। सामाजिक परिवर्तन से क्या मतलब है? परंपरा और आधुनिकता में सामंजस्य नहीं बन पाता है, यही सबसे बड़ी कमी है। आप देखेंगे घर परिवार में लड़ाई क्यों होता है? आप देखिएगा नई नई बहू जाती है और घरों में सास और बहू के बीच में लड़ाई होने शुरू हो जाता है। क्या है वजह? वजह इसका यह है कि जो सास होती है पुराने ख्यालात की, परंपरागत तरीके से चल रही है, और जो बहुएं होती है वो आधुनिकता है, मॉडर्न है। दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, और नहीं बैठ पा रहा है तो हम यही तो कहते हैं, राजनीति में भी यही होता है। राजनीति में परंपरागत तरीके से लोग कुछ और तरीके से काम कर रहे थे, समस्या सुलझा रहे थे, जान रहे थे, शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, और आधुनिक शक्तियां कुछ और है। तो ये जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक विकासशील देश, विकसित देश की ओर बेहतर नहीं जा सकता। ठीक है, आप सब समझ गए आंसर। 37वां प्रश्न, मैक्स वेबर, आ जाइए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नौकरशाही आदर्श प्रकीर्णन है। कई बार हम इसको बता चुके हैं, बता दीजिए सब जल्दी से। मैक्स वेबर, ये आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है, इसको बताइए जल्दी से। मैक्स वेबर के बारे में बताइए। मैक्स वेबर क्या कहता है? पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध, तार्किक कानूनी अधिकार के माध्यम से दक्षता, भावनात्मक निर्णय लेना, और अनौपचारिक नेटवर्क। एकदम आसान सा सवाल है, देखिए जवाब। आतिश जी कह रहे हैं, किसका सी कह रहे हैं बताइए? अरे भैया, कल आप पदाधिकारी बन जाओगे, भावनात्मक निर्णय लोगे। कोई कहेगा ना हुजूर देखिए ना, हमारा काम कर दीजिए, वो पता चल रहा है कि आप तो मैनिपुलेट करा रहा है, वो है नहीं ना करोगे। ये सब कहीं होगा ही नहीं, साफ साफ यही देख रहा है। व्यक्तिगत संबंध क्या करिएगा वहां बना के? आप सरकारी नौकर हैं तो सरकार का काम करने गए हैं कि रिश्तेदारी निभाने गए हैं? नौकरशाही किसको बोलते हैं? सरकारी नौकरी करने वाले को। तो आप सरकारी नौकर हैं, ऑफिसर बन के गए हैं, वहां गोतियागिरी करने, भाई भतीजावाद करने के लिए गए हैं कि नहीं हम अपना भाई का ही काम करेंगे, भतीजा का ही काम करेंगे, बहन का काम, बीवी का काम, बच्चों का काम करेंगे? ये सब टॉपिक नहीं पढ़ रहे सर, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं, सब पढ़ाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना है, तार्किक तरीके से जो अच्छा हो वो करेंगे हम। कुर्सी में बैठने के बाद अगर हमें लगेगा कि नहीं ये गलत है तो गलत है, चाहे वो प्रधानमंत्री भी क्यों ना बैठ जाए आगे मेरे सामने। तो तार्किकता सिखाता है कौन? मैक्स वेबर का सिद्धांत कहता है कि जो तार्किक समस्या का हल करेगा। आइए इस प्रश्न, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक नौकरशाही संगठन की विशेषता नहीं है? बताइए। अधिकार का पदानुक्रम बिल्कुल है, हम बताए थे पावर का बंटवारा होना चाहिए। नियमबद्ध संचालन बिल्कुल सही है। अब अव्यक्तिगता बिल्कुल है। अब लीजिए, ये भाई भतीजा होना चाहिए। खाली भैये को वहां रखोगे, बहन को घुसा लोगे, सबको अपने अपने डिपार्टमेंट में सेट कर लो कि हाँ भाई बहन, बहन को हमने इस में सेट कर दिया, भाई को इसमें सेट कर दिया, सब चपरासी 4th ग्रेड में सब सेट कर लो। तो बन के गए हो डीसी, बहन को बना दिया वहां क्लर्क, ये कर दिया वो कर दिया, भाई भतीजा बात लोगे? तो साफ दिख रहा है सी नहीं होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 प्रश्न लीजिए। हार्थोन प्रयोग जो है सो प्रयोगशाला के किस सिद्धांत से निकटता से जुड़े हैं? ये हार्थोन वाला आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को बता सकते हैं। हार्थोन जो है इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसको सीधे सीधे आप रखिए, मानव संबंध सिद्धांत से है। इसको आपको इतना ही जान रखना है, इसको आप पढ़िएगा तभी आप कर सकते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा। हर्बर्ट साइमन, सीमित तर्क संगतता की अवधारणा बताइए, निर्णय लेने की है। अभी बताइए, ये थोड़ा कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है। सीमित तर्क संगतता कहता है मतलब सोचने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता कम हो, उसको कहते हैं सीमित तर्क संगतता की अवधारणा बताती है निर्णय लेने वाले क्या है, उनके पास असीमित जानकारी और प्रसंस्करण क्षमता है। जब यहां सीमित लिखा है तो असीमित कहां से होगा? पूरी तरह से तर्क संगत निर्णय लेता है। चलो ये सोच सकते हैं, संज्ञानात्मक और सूचनात्मक बाधाओं के भीतर निर्णय लेता, ये कहां से हो सकता है? हमेशा भावनात्मक, ये भी नहीं हो सकता है। बताओ, कह रहा है जो सीमित तर्क संगतता है
लिमिटेड सोच वाले लोग हैं, वो क्या करेगा? उनके पास असीमित शक्ति होगा ही नहीं कभी। उसके पास क्या संज्ञानात्मक मतलब दिमाग और सूचनात्मक बाधाओं के भीतर निर्णय लेगा कि जो कहेगा उसी को निर्णय लेगा। तर्क संगत कह रहा है सीमित। अच्छा हाँ, ये वाला प्रश्न पूछ रहा है, सही सही, यहां पर सीमित कह रहा है, तो सीमित कह रहा है ये भी ऑप्शन रखेंगे कि जितना कहेगा उतना ही सोचेगा, वो जितना कहेगा उतना ही सोचेगा। सीमित कहा भाई, सीमित। हम कह दिए कि आपको जाकर के, आप पदाधिकारी हैं, कहीं दंगा हो गया है और हमने कहा कि दंगा को शांत कराना है, वहां मारना पीटना लाठी नहीं चलाना, तो रे मार के माथा फोड़े लगा, तो क्या करोगे? वहां चुपचाप मार खा के आ जाओगे। सीमित, सीमित मतलब उतना ही, तो उतना ही में पूरी तरह से तर्क संगत निर्णय लेता है या संज्ञानात्मक और सूचनात्मक बाधाओं के भीतर निर्णय लेता है? क्या पूछ रहा बताओ? ये सीमित कहिया से तर्क करने लगा, हमको बता दो तो। अगर अपना लॉजिक लगाने रहेगा तो फिर असीमित न होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक, अपनी बुद्धि पर वो नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, सॉरी, सूचनात्मक बाधाओं के भीतर ही निर्णय लेगा। जितना कहेगा उतना ही लेगा, वो उसे आधे एक कदम नहीं चलेगा वो। ये सब पूरी तरह वो सब है ही नहीं। सीमित कहां है इसके पास? असीमित है ही नहीं पावर। मतलब कहने का अर्थ है, ये पूछ रहा सीमित तर्क संगतता। सीमित मतलब आपके पास लिमिटेड क्षमता है, तो सीमित है मतलब कहने का अर्थ है जितना कहा जाएगा उतना ही करेगा। इसी में ये पूरी तरह से आजाद तो है नहीं, और ना ही हमेशा भावनात्मक परित्मकता देगा। यहां आपको सी नंबर आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेडरिक्स का प्रिज्मेटिक समाज, कल बताए थे प्रिज्मेटिक समाज, ऐसे प्रिज्मेटिक समाज लोक प्रशासन के किस सिद्धांत के भीतर एक अवधारणा है? तर्क संगत पर पसंद सिद्धांत, परिस्थितिक सिद्धांत, नया सार्वजनिक सिद्धांत और प्रणाली सिद्धांत। जल्दी से बताइए। बताइए। प्रिज्मेटिक सिद्धांत में अगर आप थोड़ा बहुत इसका प्रिज्मेटिक सिद्धांत का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। प्रिज्मेटिक सिद्धांत मतलब होता है कि ऐसी विचारधारा जो जैसा स्थिति रहे वैसा वो निर्णय ले। मतलब अगर कहीं नैरो माइंड चलाना हो तो नैरो लेंगे, कहीं खुल के अगर हमने डिसीजन लेना हो, आपको कल मुख्यमंत्री बना दिया गया, वहां डिसीजन ब्रॉड लेने की जरूरत हो तो ब्रॉड ले। जैसे प्रिज्म होता है ना, उसी तरह कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ रहा है इतना सोचने तो इतना सोचना, इतना सोचने तो इतना सोचना, इतना सोचने तो इतना सोचना, तो वो क्या हो जाएगा कि प्रणाली पर नहीं, तर्क संगत पर नहीं, बल्कि यहां परिस्थिति की, जैसा परिस्थिति रहेगा वैसा हो जाएगा। बी नंबर जो जवाब दिए बिल्कुल सही जवाब दिए। आइए, ई गवर्नेंस, बहुत बढ़िया प्रश्न लीजिए। अभी हम कई बार से ई गवर्नेंस चिल्ला रहे थे, बताइए सब क्या है ई गवर्नेंस? इसका प्रश्न का जवाब दीजिए सब। ई गवर्नेंस हम कब से ही जो गला फाड़ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। चलो भाई, तुम लोग थका दिया बुलवा के। लाल फीताशाही नहीं, लाल फीताशाही किसको कहते हैं? जानबूझ करके ऑफिस में फाइल को टरका देना, है ना, साइन करेंगे छोड़ो देना, इसको कहते हैं लाल फीताशाही। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवा प्रदान करना, सभी मानवीय बातचीत समाप्त करना, ये सब गलत, सब क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सब सेवा प्रदान करना इज एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस। इसमें से कौन एक एग्जाम्पल है ई गवर्नेंस का? बताइए। आधार कार्ड, ट्रेडिशनल काउंट, विलेज में जो ग्राम में होता है वो वाला, मैनुअल हाथ से लिखने वाला, वस्तु में पिन में प्रणाली, कौन सा एक ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है? बताइए। आधार कार्ड, या गांव में जो बैठक पंचायत करता है वो, या हाथ से जो फॉर्म भरते हैं रिकॉर्ड रखते हैं वो, या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली, आपने दाल दिया हम दिए चावल, ये कौन एक ई गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है? तो याद रखेंगे आंसर नंबर इसका आधार कार्ड। चलिए, ये सब जवाब आप सब बता सकते हैं। लीजिए फिर आधार कार्ड से एक सवाल, ई गवर्नेंस एक प्रमुख लाभ क्या है? बताइए। ऑप्शन इसका थोड़ा ऊपर कर देता हूं, शायद नहीं दिख पा रहा होगा। बताइए जवाब, सब जवाब आप दे सकते हैं। बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। जो लेट से जुड़े हो वहां पर पीडीएफ में, ग्रुप में चले जाओ, लिंक में पीडीएफ भेज दूंगा वहीं पर। बी, ठीक है, बहुत बढ़िया, सब जवाब समझ गए। बी
कौन भी बोल दिया जी? बट दिलीप भाई, हरिनारायण भाई, क्या भी बोल रहे हैं उसको? किसका भी बोल रहे हो? इसका बोल रहे हो क्या? मुक्का खाओगे अभी? ई गवर्नेंस का प्रमुख लाभ क्या है? करप्शन बढ़ाएगा? बताओ। सेवाओं की बढ़ती हुई दक्षता पहुंच जहां तक वहां पहुंच जाएंगे। आप घर बैठे बैठे कैसे देख पा रहे हैं मुझे? ई गवर्नेंस से ना, ई सिस्टम से ना। 44 हाँ, ये सब कुछ नहीं होगा। कम पारदर्शिता, पारदर्शी पारदर्शी होता है तब ना बेहतर है। इतना आसान सा सवाल गलत करेंगे तो क्या होगा बताइए आप सबका? सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होगा। एक नेता जो भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और अधीनस्थों से इनपुट मांगता है, वह किस प्रकार का प्रशासनिक नेतृत्व प्रदर्शित कर रहा है? बताइए। जो भागीदारी को प्रदर्शित करता है, अधीनस्थों से इनपुट मांगता है और किस प्रकार का प्रशासनिक नेतृत्व कर रहा है? निरंकुश, हस्तक्षेप, लोकतांत्रिक, करिश्माई? बताइए सब। इतना आसान प्रश्न है, कई बार हम इसको बताएं आप सब। मतलब कह रहा है एक नेता है, ठीक है, वो सबसे राय मशवरा लेकर के काम कर रहा है, सबकी भागीदारी इनपुट कराता है, तो क्या होगा? निरंकुश, मतलब जो मन में आए वो कर दिए? नहीं। हस्तक्षेप, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा? नहीं। करिश्माई, मतलब जब मन तब चमत्कार कर दिए? नहीं। लोकतांत्रिक है, लोगों के पूछ पूछ के काम करेगा, लोगों से पूछ पूछ के काम करेगा कि भाई ये अच्छा होना चाहिए, जनता के लिए बेहतर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लोगों ने वोट दिया है उसको, तो जनता से नहीं पूछेगा क्या है, कहां पुल चाहिए, कहां पुलिया चाहिए? प्रशासन में प्रभावी संचार के किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्रभावी संचार मतलब आपस में, आप प्रशासन में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप ऑफिसर हैं। सी बोले, ठीक है, बहुत बढ़िया, सी बोले तब तो बहुत अच्छा। प्रशासन में प्रभावी आप कह रहे हैं, तो प्रभावी संचार जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? गलतफहमी, वक्त, नीतियों के सुचारू रूप से प्रयोग करने के लिए, देखते हैं इसको, गोपनीयता को बढ़ावा देने के लिए, वक्त, निर्णय लेने में देरी करने के लिए, क्या है? साफ साफ जवाब दिख रहे हैं, नीतियों को बेहतर करने के लिए। सब अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं। चलिए 47 नंबर प्रश्न आते हैं। मॉस्लो हायरार्की सिद्धांत क्या है? पदानुक्रम, पदानुक्रम मतलब बड़ा पोस्ट, छोटा पोस्ट, है ना, पहले डीसी, फिर आप कहते हैं एसडीओ, फिर बीडीओ, फिर ये जो होता है इसको पदानुक्रम कहते हैं, पदों का बंटवारा का सिद्धांत क्या है? संगठनात्मक संरचना, प्रशासन में प्रेरणा, वित्तीय प्रबंधन, संघर्ष समाधान, क्या है? मॉस्लो का सिद्धांत आप सब पढ़े होंगे। मॉस्लो का सिद्धांत में क्या है बताइए? ये पढ़िएगा तभी पता चलेगा। प्रशासन में प्रेरणा होनी चाहिए, प्रेरणा मतलब काम करने में मन लगना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। इसका जवाब ये होगा, ये थोड़ा पढ़िएगा तभी आपको ये चीजें ध्यान रहेगा। आइए 48वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकपाल लोकायुक्त के बारे में हमने कल प्रश्न पढ़ाया है, और अब बताइए, सबको बताना है। अगर जो नहीं बताया है आज उसको हम हाँ में हाँ बदल देंगे। लोकपाल और लोकायुक्त कल हमसे पूछे भी थे आप लोग, और हम बताए भी थे, बहुत बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाएं आप उसको। चलिए जल्दी बताइए। सबको बताओ। आसिफ का, आतिश का आ चुका आंसर। 47 का, ये ठीक कह रहे हैं। 48 का आंसर बताइए सुमित्रा जी, दिलीप जी, भ्रष्टाचार, सी, कोरडुल्ला, बहुत बढ़िया। लो बाबू, सबका आंसर सही आ गया। चलो बताए तो है, कल तो बताए थे। लो, सूचना का अधिकार आरटीआई कब आया? 2009 में। आरटीआई कब आया? 2005 में, सॉरी 2009 कहते हैं, 2005 में आया। इसके बारे में बताइए क्या करता है? सूचना का अधिकार, क्वेश्चन ज्यादा ऊपर मत कीजिएगा सर, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं करते हैं, दिख रहा होगा यहाँ। ठीक ठीक नहीं करेंगे, आतिश जी नहीं करेंगे। ये वाला लग रहा है फिर कट रहा है क्या? लीजिए।
बताओ इसका। सूचना का अधिकार, आरटीई क्या करता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑप्शन, सरकारी योजनाओं तक सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंध। प्रतिबंध क्यों लगाएगा? आपको जो चाहे पूछिए सरकार से। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है, ठीक है। सरकारी निगरानी बढ़ाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये बिल्कुल सही जवाब है आप सबका, बी। चलिए 50वां नंबर, आखिरी प्रश्न आज हम लेते हैं, ये लीजिए। बताइए। पीडीएफ के लिए ऊपर वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से सारे लोग, तभी ये पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा सारा। और हमारे कोर्सेज के साथ जो इनरोल अभी तक नहीं हुए हैं और चाहते हैं कि माध्यमिक आचार्य का बेहतर तैयारी करें, तो आप देख पा रहे होंगे, चूंकि 2 दिन से आप लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार मैं जुड़ूंगा, तो आप 7870721111 पर कॉल करिए अभी। और आज का जो ऑफर है वो आप अवेल कर सकते हैं। मेरा नाम बता दीजिएगा, किशोर मंडल सर बताए हैं वहां। पंचशील समझौता बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बताएंगे आपको, जाते जाते बता के जाएंगे, हमें याद है दास जी। चलिए, इसमें कह रहा है क्या, लोक प्रशासन में जवाबदेहिता का क्या अर्थ होना चाहिए? केवल अपने आप के प्रति, बक अपने आप ऑफिसर बन गए, अपने बारे में सोचोगे, अपने कार्यों और निर्णयों के लिए बक अपने बारे में सोचोगे सिर्फ, किसी भी बाहरी। लोक प्रशासन में जवाबदेहिता का अर्थ क्या लिख रहा है कि अपने कार्यों और निर्णयों को जवाबदेह बनाना। हाँ, यही तो होगा, अपने कार्य जो कर रहे हो उसका जवाबदेह बनाना। और इसमें कह रहा है किसी भी बारियों को, ये सब गलत हो गया। अब आइए, इनका जो सवाल है तब से ये हमारे भाई साहब पूछ रहे हैं दास जी कि सर पंचशील बताइए, भारत और चीन के बीच का जो समझौता हुआ था, पंचशील समझौता, उसके बारे में कुछ बताइए। ये पंचशील समझौता, उसके बारे में आप ये पूछ रहे हैं कि सर हमें बताइए। ये 1954 में साइन किया गया था भारत और चाइना के बीच में, आपको याद रखना है। इसमें जो है, यहां जो आपके साइन किए गए थे, जो 1954 में पंचशील समझौता की हम बात करें, तो 1954 में भारत और चाइना के बीच में साइन किया गया, भारत और चीन के बीच में समझौता किया गया। भारत और चीन के बीच में टेस्ट सीरीज कब से आएगा? टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में आ गया होगा, नहीं तो आ जाएगा कल तक, देख लीजिएगा। आ जाएगा, नहीं तो कल तक आ जाएगा, ठीक है। आ गया होगा, नहीं तो कल तक आ जाएगा, ठीक है। पंचशील समझौता, अब पंचशील समझौता हम बात कर रहे थे 5 समझौता की, इसमें 5 लिया गया था कि एक दूसरे देश पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, जैसे बार बार होते रहता है ना भारत और चाइना के बीच में। तो 1954 में समझौता इस बात को कराया गया था, भारत और में नेहरू जी थे उसमें, और चाइना से थे, तो उसमें कहा गया एक दूसरे देश पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, व्यापार को बढ़ावा देगा। इस तरह 5 समझौता का दिया था। इसी तरह कहा था परस्पर सहयोग करेगा, सभी देशों के साथ मिलजुल के काम करेगा। तो 5 समझौता टोटल किया था दास जी, जो कौन कौन देश, भारत और चाइना के बीच में करा था। और आपको मैंने कहा 1954 में ये साइन किया गया था, ध्यान रखिएगा। पंचशील समझौता यही है। 5 समझौताओं पर क्या किया गया था? साइन किया गया था। स्पेशली इसमें था कि दोनों देशों को विवाद रोकना है, दोनों देशों को झगड़ा रोकना है, दोनों देशों को एक दूसरे के सपोर्ट के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करना है, यही इसमें साइन करना था। और क्या था इसमें, बताइए, और कुछ जानना है इसमें तो आप बताइए दास जी, तब से आप इस क्वेश्चन को पूछ रहे थे, बताइए और कुछ जानना है इसमें। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच समझौता हुआ था, याद रखिएगा। पंचशील मतलब 5 चीजों पर, एक दूसरे पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे को प्रमोट करेगा, आर्थिक रूप से प्रमोट करेगा। तो ये सब सारी चीजें जो है आप देखेंगे 5 चीजों पर समझौता किया गया था। एक बार बताइए दास जी। परस्पर सहयोग करेगा, सारा चीजें यही था, आपसी समझौता करा था, क्योंकि बार बार लड़ाई झगड़ा होते रहता था ना, इसलिए इस चीजों को उसने साइन करा था। किस स्थान पर समझौता हुआ था? हाँ, कोई बताइए किस स्थान पर समझौता हुआ था, कहां पर बैठ के ये समझौता हुआ था, ये इसने हमसे पूछा है। बताइए, जल्दी से बताइए। बताइए,
अरे भाई ये तो चाइना में ही जाकर के हुआ था ना, पेकिंग एक जगह है वहां का, वहां पर एक जगह है पेकिंग, पेकिंग वहीं पर हुआ। चाइना में एक पेकिंग एक जगह है, उसी जगह पर दोनों बैठा था। चाउ नाम करके वहां का एक आप कह सकते हैं राष्ट्रपति था, और भारत तरफ से जो आपके प्रधानमंत्री थे, इन दोनों के बीच में पेकिंग में हुआ था समझौता। ठीक है, पेकिंग, पेकिंग एक जगह है वहां पर। और कुछ उधर से चाउ था और भारत से नेहरू जी थे। और कुछ जानकारी चाहिए आपको इसमें? क्वेश्चन थोड़ा हार्ड दीजिए सर, हार्ड देंगे, ठीक है? इतना क्वेश्चन सब सही सही कर दो, अगला दिन से और हार्ड देंगे, धीरे धीरे ना हार्ड देंगे। चलिए ठीक है, और बताइए दास जी, कोई दिक्कत यहां तक? आप सेटिस्फाइड हो गए ना आंसर से? चाओ और जवाहरलाल नेहरू के बीच में हमने पेकिंग कहा चाइना का, वहां पर जाकर के समझा। चाइना मतलब तिब्बत के आसपास वाला जो क्षेत्र में हमेशा बार बार होते रहता था लड़ाई झगड़ा, इसलिए वो जो है हमने जाकर के चाइना में पेकिंग में एक समझौता किया। दास जी एक बार आपका मैं वेट कर रहा हूं, कल से आपका ऐप में क्लास लेना। हाँ ठीक है सर, होगा। कितना टाइम से होगा? एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा ऑफिस में, या फिर ग्रुप में है आपको नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, हाँ वैष्णवी जी गुड इवनिंग, जोहार, बहुत नमस्कार। आप बाबू बहुत लेट आए, अब हम लोग क्लास आज इवनिंग में खत्म हो रहा है, अब कल हम आपसे मिलेंगे इसी समय में अच्छे प्रश्नों के साथ। अगर आप पॉलिटिकल साइंस और माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो ऊपर का ग्रुप में आप चले जाइए, लिंक एक दिए हुए हैं, और उस लिंक में आपको जो है सो पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा, सारा चीज। तो हरिनारायण जी, चाहे जितने लोग नहीं जुड़े हैं उसमें जुड़ जाइए प्लीज, और अगले क्लास फिर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग को शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, पढ़ते रहिएगा जरूर, और क्वेश्चन को एनालिसिस जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।